हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी कीड़ा फैमिली। कैसे हैं आप सभी से वादा किया था कि ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे 5 सैंपल पेपर, जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, छठा और सातवां, जिनमें से छठा सैंपल पेपर आज हम करने जा रहे हैं। क्यों 2 सैंपल पेपर को मैंने ऐड कराया? बिकॉज ये वो सैंपल पेपर हैं जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल आए हुए हैं। ये 5 सैंपल पेपर थे, जिनमें से हम 3 तो कर चुके थे और चौथा आज होने जा रहा है, और 5वें के लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहले आप उस 5वें सैंपल पेपर को सॉल्व करना। मैं चाहता हूं कि आप वो खुद करो, एक तरह से प्रैक्टिस की तरह करो, क्योंकि 6 सैंपल हो चुके हैं, 7वां आपके नाम है। अगर उसमें भी डाउट आता है तो मुझे जरूर बताना, उसको भी कंप्लीट सॉल्व कर दूंगा। तो छठे के नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो 7वें सैंपल पेपर की आपको लिंक मिल जाएगी, उसे कंप्लीट कर लेना। इतने ही सैंपल पेपर करने हैं। वैसे 5 बोला था, लेकिन छठा 7वां इंपॉर्टेंट था, इसलिए लाया गया। और 7 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो नए हैं प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा, क्लास 10 साइंस और मैथमेटिक्स के लिए आप ये चैनल बहुत ही यूजफुल है, आप एक बार विजिट जरूर करना। और इसके साथ साथ मैथ्स में भी सैंपल पेपर स्टार्ट हो गया है। आई थिंक पहला सैंपल आ चुका है, तो कितना इंटरेस्टिंग है। मैथ्स का सिलेबस हो गया, साइंस का सिलेबस हो गया, सैंपल कर रहे हो और क्या करना है। तो सीबीएसई की डेट भी आ चुकी है। इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन पे बहुत अच्छा स्कोर करना है हर एक बच्चे को है। तो अब सब कुछ करते जाओ, चीजें पेंडिंग मत छोड़ना। और सेशन के दौरान मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी से पूछे, आप आंसर देते मुझे बहुत खुशी होती है। सभी के आंसर फिर से देना कमेंट सेक्शन पे। तो सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यस, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेक्शन ए को लपेटेंगे, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, सेक्शन डी ऑफ पेपर का हो जाएगा स्वाहा। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बैलेंस द गिवन इक्वेशन एंड आल्सो राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय इट। पहले तो बैलेंस करना है, उसके बाद कौन सा टाइप है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, देखते हैं। बहुत सिंपल, देखो ठीक है। सबसे पहले बैलेंस किया जाए, किससे पकड़े? सबसे पहले आप इसको पकड़ो, इसमें देखो, इसमें एल कितने 2 और इस तरफ एल कितना 1। तो एक काम करो, यहां पर 2 लगा दो। जैसे आप 2 लगाओगे तो Al2 हो गया। ऐसा करने से Cl2 3 जा 6, और लेकिन यहां पर Cl कितने अच्छे 2 है, तो यहां पर 3 लगा दो, और 3 2 जा 6। ऐसा करने से Ba कितने हो गए? BH आपके 2 हो गए, 3 हो गए सॉरी, और तो यहां 3 लगा दो। अब मेरे ख्याल से काम खत्म। कैसे? देखो, अब यहाँ पर काउंट करना, Ba कितना हो गया आपका 3 है ना, बैरियम 3 हो गए, बैरियम 3 एटम्स है, और आपका Cl के कितने बेटा 6 हैं, और Al के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और सल्फर के 3 और O के 12। यहां पर आ जाओ, ये तो था रिएक्टेंट की साइड है। यहां पर आ जाओ, सेम वही कहानी है। Ba कितने आपके पास 3, चल गया काम। Cl कितना बच्चा आपका 6 हो गया, Al कितने आपके 2 चल गया, और S कितने आपके 3 चल गया, और O कितने? यस, परफेक्ट है। दैट्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और यहां पर हुआ क्या, देखो बच्चे, यहां पर मान लो कि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, ये प्लस है आपका माइनस है, तो ये प्लस वाला अपने माइनस को छोड़ के दूसरे के साथ चला गया, ये प्लस वाला अपने को छोड़ के दूसरे के साथ चला गया। मतलब क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयंस है। एंड दोस रिएक्शंस इन व्हिच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस आर नोन एज डैश, आर नोन एज, जो टाइप है बच्चे, टाइप है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। परफेक्ट है। ये सुनो क्या है, और यहां पर एक थोड़ा सा और स्पेशल चेक है कि यहां पर जो BaS4 बनता है ना, ये आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। और ऐसा रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, उस रिएक्शन को ना प्रेसिपिटेशन भी कहा जा सकता है, चलेगा। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। और यहां पर आ जाओ नीचे, इसी के और में था, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, विद स्टेट सिंबल कोई मेंशन करना है फॉर द गिवन रिएक्शन। किया जाए बहुत ही सिंपल, देखो, सॉल्यूशंस ऑफ क्या? बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड बोले तो क्या सॉल्यूशन है? मतलब आपके पास Ba है और Cl है, प्लस का 2 माइनस का 1, क्या बन जाएगा? ये बनेगा BaCl2 है। तो इसी का आपने सोल्यूशन ले रखा है, तो एक्वस एचएफ का, तो BaCl2 आगे जो स्टेट होगी वो एक ही होगी, है ना। और किससे रिएक्ट कर रहा है? आपका सोडियम सल्फेट पानी में। सोडियम सल्फेट पानी वाला सोल्यूशन है, सेम वही आपका जो स्टेट होगा वो एक ही होगा। और सोडियम अच्छे के Na, और ये आपका SO4 है, ये प्लस का 1 माइनस का 2, क्या बन जाएगा? अच्छा आपका Na2SO4। और क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? देखो, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बैरियम मतलब पक्का इसकी जो स्टेट है वो सॉलिड हो। क्यों? बिकॉज ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है बच्चे, बिकॉज ये क्या है आपका प्रेसिपिटेट है। तो आप क्या बोलोगे? बैरियम सल्फेट है ना। 1 सेकेंड, आपका
तो बी ए सेम अच्छे बी ए आपका SO4, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कट जाएगा बन जाएगा BSO4 प्लस में आपका, और ये सॉलिड होगा 1 सेकेंड, और प्लस में देखो सेम वही कहानी है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो आपका NaCl है और ये बन जाएगा AQ। दैट्स द परफेक्ट है। अब बैलेंस किया जाए, बैलेंस का देखो Na कितने आपके 2, यहाँ पर Na कितने 1 सेकेंड, लेट मी बैलेंस दिस, बहुत ही सिंपल सा बैलेंसिंग है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, Cl कितने 2, यहाँ Cl 2 बचे, और मेरे ख्याल से और पहले से बैलेंस है, तो आपका ये रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पर स्टेट सिंबल भी मेंशन किया हुआ है। परफेक्ट है बेटा, बोलो हाँ ना यस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ कि वैसे पूछा नहीं है ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, और इसका आंसर देते जाना कमेंट सेक्शन पर, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ा जाए, और देखो सेम वही आपका यहाँ पर ये भी क्या है, प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट भी है, जैसे बना था ऊपर, देखो ये सेम ही था BSO4, ये प्रेसिपिटेट है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया गया। क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बताओ कि जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं सर, एसिड ना ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। परफेक्ट है। तो आपके पास है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस है को ऐड किया गया 2 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। चलो 2 टेस्ट ट्यूब लो, ये टेस्ट ट्यूब आपका ए मान लो, और ये जो सेकंड है बच्चे आपका टेस्ट ट्यूब क्या आपका ये बी मान लो, ठीक है। और ए टेस्ट ट्यूब में क्या आपका HCl है, और बी टेस्ट ट्यूब में क्या आपका NaOH है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर आप यहां पर ब्लू लिटमस, अगर आप यहां पर ब्लू लिटमस डालोगे तो ये क्या है सर, ये तो एसिड है, और एसिड ना ब्लू को क्या कर देते हैं, एसिड ब्लू को रेड कर देंगे। मतलब क्या होगा सर, ये कुछ आपका रेड में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट ट्यूब ए में चेंज आएगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में से क्या है, ये बेस है, बेस तो रेड को ब्लू करते हैं, तो ये तो ब्लू है, तो उसमें कोई करेगा नहीं, करेगा, नो चेंज होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर नो चेंज होगा। अगर ऊपर से रेड लिटमस आता तो शायद से ब्लू करता, शायद नहीं करता ही करता, लेकिन इस केस में क्या है, तो आप बोलोगे देखो कलर विल बी ऑब्जॉर्ब्ड इन द test tube A because acid turns blue litmus into red, and this is the perfect answer for all of you। आजो क्वेश्चन थोड़ा आपके सामने है, केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन एंड इथेन है। तो अगर इसे केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखना है तो ऐसे में आपको मुझे बताओ मीथेन और इथेन कौन से फैमिली से हैं, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। तो आपका आंसर होना चाहिए अल्केन, यस या नो, क्या वेरी सिंपल। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस में 2 है, पूछा गया है ये अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, तो और अल्कीन में क्या हो सकता है, CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2n-2 है। तो ऐसे में देखो मिथेन से मिथ, तो मिथ बोलो क्या, मिथ के लिए n कितना होता है, n बच्चे आपका 1 होता है, पुट किया जाए तो ये बन जाएगा CH4 है। सेम बच्चे एथ के लिए n कितना होता है आपका 2 होता है, तो बोलो क्या C2 आपका H6 से चलेगा, और ऐसा आंसर मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एंड आपका फिफ्थ है, बहुत ही सिंपल प्यारे से हैं सेक्शन ए के। व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये जो रीजन है इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। फिर से बोलो, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग है। देखो आपके जो सनलाइट है, आपका जो सनलाइट है ना, ये मान लो सपोज सनलाइट है, ये आपकी अगर सनलाइट है, इस सनलाइट में मेजर कितने कंपोनेंट्स हैं, इस सनलाइट में मेजर आपके 7 कंपोनेंट्स हैं, मेजर 7 है ना, आपके लिख भी लो, आपके मेजर कितने कंपोनेंट्स हैं आपके 7। ये जो जे है इसको थोड़ा सा वो हो गया, निमोनिया हो गया मेजर 7 कंपोनेंट्स है। परफेक्ट है, कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब बच्चे होता क्या है, जब वो सन की रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो एटमॉस्फेयर में हमारे कौन पाए जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से टाइनी आपके ये अच्छे एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। और एयर के मॉलिक्यूल्स जो ध्यान देना चाहिए, एयर के मॉलिक्यूल्स किस लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, तो ये जो आपका 7 कंपोनेंट्स आ रहा है, यहां से जो 7 कंपोनेंट्स में आ रहे हैं उसमें से ब्लू वाले को एयर मॉलिक्यूल ज्यादा स्कैटर करते हैं, मतलब गलत में भेदभाव कर रहे हैं, बाकी को क्यों नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं प्रीफरेंशियल स्कैटरिंग। तो आप बोलोगे द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द प्रीफरेंशियल, है ना, प्री भेदभाव, प्रीफरेंशियल scattering of preferential scattering of blue component of sunlight है ना, by the किसके द्वारा बच्चे, किसके द्वारा, by the air molecules जो कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में ना, by the air molecules प्रेजेंट इन द, बोलो कहाँ बच्चे, एटमॉस्फेयर है, इसी वजह से आपका जो है स्काई ब्लू रंग का होता है। चलेगा सर, दौड़ेगा, यस। अब मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है, ये है
advanced sunrise and sunset is due to the dash phenomenon, let me know in the comment section है। बढ़ते फैक्ट की तरफ, पावर ऑफ अ लेंस इज -4.5 है। जैसे ही आपने -4.5 देखा, आपके चेहरे पे लाली आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? लाली। मतलब क्यों सर? देखो, मुझे पता है कि एक होता है कॉनकेव लेंस, यस या नो, और एक आपका होता है, बोलो क्या आपका, यस यस, आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस जो F1 वो यहाँ होता है, लेकिन कॉनकेव का लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो आप मुझे बताओ, ये कैसा होगा? नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव होगा, और ये कैसा आपका पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अगर मेजर करूं यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक नापूं, तो क्या है आपका स्मॉल f, सेम वजह से यहाँ पे क्या स्मॉल f है, तो यहाँ पर स्मॉल f कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर स्मॉल f नेगेटिव, तो पावर भी कैसा आपका? नेगेटिव होगा। सेम वही कहानी है, अगर f कैसा पॉजिटिव, तो पावर कैसा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यस सर, परफेक्ट है। तो अगर पावर ऑफ अ लेंस -4.5 है, डैम श्योर है कौन सा लेंस है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? तो सर कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है, मतलब जो पैरेलल रेज है डाइवर्जिंग। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखो, तो F इक्वल टू क्या होता है आपका? 1/p, मतलब, और मतलब आपने पढ़ा था ना, P इक्वल टू क्या 1/f है, मैं अरेंज कर दिया। अब इसे पुट किया जाए 1 पे, P कितना? P माइनस का 4.5 है। अब इसको डेसिमल को ऊपर ले जाओ, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, तो आपका आएगा इतना। ठीक है, तो आई थिंक ये आएगा, तो डिवाइड करोगे तो ठीक है, तो ये कुछ ऐसा 0.0.222 ऐसे रिपीट होगा। ठीक है, 0.22 इतना छोड़ दो, और ये माइनस पे इतना मीटर है, और इसको अपना इसको और रिपीट कर सकते हो, इसको लगभग इतना आएगा F इक्वल टू, और सेंटीमीटर चेंज कर 22.2 सेंटीमीटर। क्या किया मैंने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ऐसे है। तो आप ऐसे लिखो, या आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ा जाए। यस सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? क्या होता है स्नेल्स लॉ? तो ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ पर ये आपके पास क्या है? लाइट आपका एयर से वाटर गया। ठीक है, लाइट बच्चे आपका एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम गया, तो अब एयर का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से लाइट क्या हो? देखो, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधा ना, लेकिन क्या हुआ? वो आपका कुछ ऐसे अंदर की तरफ बेंट हो गया। अंदर क्यों हुआ? बिकॉज लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट अभी जा रही है आपका रेयर से डेंसर। हमने सीखा हुआ है, जब ये लाइट आपका रेयर से कहां जाएगा? डेंसर की तरफ जाता है, तो उस केस में टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाते हैं। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक कौन सा? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, और एक कौन सा? यस, नॉर्मल और आपका रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। तो ये जो आई है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन है। तो जो स्नेल्स लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ये क्या बोलता है कि अगर मैं इस आई का साइन ले लूँ ना, साइन टेन रेशियो ले लूँ, साइन आई अपॉन पे से मुझे इसका लो साइन रेशियो, तो साइन आर है। तो अगर ये निकालोगे तो ये कैसा आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा, मतलब साइन आई अपॉन पे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या इसका? देखो ऐसे कि मान लो कि अभी आई मान लो 45 है, तो आर कुछ मान लो सपोज की 60 है। ठीक है, रेशियो निकाला। अगले केस में आपने आई को चेंज कर दिया, तो अगर आप आई को चेंज करोगे ना, तो आर अपने आप से ऐसे चेंज होगा कि उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से बोलना, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। परफेक्ट है। और लेकिन इसके लिए भी कंडीशन होनी चाहिए, क्या? कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऐसे में जो आपने जो मीडियम ले रखे हैं एयर और वाटर, वो सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बायोलॉजी में जब क्या वो एयर वाटर थे, नेक्स्ट में एयर ग्लास, ऐसे नहीं होता ना। तो कंडीशन क्या है? बोलोगे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो है प्लूरल होता है मीडियम का, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और दूसरा क्या है? यस, आपका जो ना, ये जो लाइट आई है, इसका कलर सेम होना चाहिए, बिकॉज अलग अलग लाइट का ना, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो ये सेम होना चाहिए। तो आप बोलोगे एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, दैट्स द परफेक्ट आंसर। बढ़ा जाए आगे। यस सर, डैम श्योर, बढ़ा जाए। अब बढ़ते हैं, इसी के और में था डिफाइन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा सोचना, क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पर देखो, एक एंगल आई बन रहा है और ये एंगल आर है। आप मुझे बताओ, इस केस के लिए जब लाइट एयर से वाटर जा रहा है, तो वहां पर एंगल आई बड़ा होगा कि एंगल आर? लेट मी नो इन द प्यारा सा कमेंट सेक्शन। अब आ जाओ, इसी के नीचे था डिफाइन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो लेंस हो चाहे मिरर हो, मैग्निफिकेशन आपका होता है एच आई अपॉन पे आपका एच ओ। बोले तो क्या है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज द, ये है क्या? रेशियो ऑफ द क्या? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो सॉरी, ऑब्जेक्ट कैसे आ गया? हाइट ऑफ एन इमेज होगा ना। यस, आपका हाइट ऑफ एन इमेज
टू द, नीचे क्या वाल को, नीचे क्या आपका हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नीचे हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इसी को बोला जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। फिर सुनना, मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ एन लेंस is defined as the ratio of the height of an image to the height of an object है। और देखो अगर इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इसके साइन को नहीं बोला, अगर उसका मैग्नीट्यूड है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है तो उस केस में क्या सेम साइज, मतलब जितना एच आई है, एच आई उतना ही आपका एच हो, हाइट ऑफ एन इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो कि एम की वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन की बात नहीं कर रहा, तो अगर ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में आपका एच आई जो हाइट ऑफ एन इमेज वो बड़ा होगा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से। और लास्ट में अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 होगा तो उस केस में एच आई हाइट ऑफ एन इमेज और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा बड़ा होगा, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। यस यू नो क्या है, इसे बोलते हैं एनलार्ज, इसे बोलते हैं सेम साइज, इसे बोलते हैं आपका डिमिनिश। परफेक्ट है, यस सर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 13 पे, जहां पर आपने जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ रहे थे कि इंड्यूस करंट को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस को लगाया गया था, और उसी डिवाइस को बोलते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप करंट की स्ट्रेंथ, और करंट की कौन सी स्ट्रेंथ, जो कि बहुत वीक हो, मतलब इतना ज्यादा हाई करंट ना हो, बिकॉज हाई करंट के लिए हमारे जो दूसरे नेता है, कौन से नेता हमारे, यस एमीटर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। पर लेकिन आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ वीक करंट और साथ में ये डायरेक्शन को भी मेजर करता है। मान लो सपोज की सर्किट में करंट यहाँ जा रहा है, तो अगर सुई यहाँ गई तो अगले केस में करंट यहाँ जाएगा ना तो वो इधर जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन को भी मेजर कर जो है गेस कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाओ, क्या बोलोगे, देखो डिटेक्ट द प्रेजेंस और डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये रहा ऐसा होता है कुछ, ये है गैल्वेनोमीटर का सिंबल, और एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखेगा मार्केट में आपको, आपने शायद देखा भी होगा, इसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, यहाँ लिखा होगा जी, ठीक है। और आपसे मेरा अब एक क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, और साथ में वोल्ट मीटर को कनेक्शन पे, वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में कौन से कनेक्शन पे लगाया जाता है, और बताना जरूर, ठीक है अच्छे। और क्वेश्चन नंबर यस 8 आपके सामने है, नेम द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying state conductor, है ना, placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it है। जब भी किसी कॉइल को, जिसमें करंट है, उसको प्लेस किया जाएगा एक ऐसे रीजन पे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने 3 चीजें होती हैं, एक होता है एफ, जो एक आपका एफ होता है, एक बी और आपका एक आई है, ठीक है। और मैंने कुछ इसको ऐसे याद कराया था, याद है कैसे कराया था, फेसबुक चलाओगे तो लग जाएगा करंट है, तो एफ से क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, और ठीक है बी से क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, और आई से क्या था, इलेक्ट्रिक करंट है। फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट है। तो ऐसे में जो इस रूल है, ये कौन सा दिख रहा है आपको, आई थिंक आपको शायद ये राइट दिख रहा होगा शायद, है ना अच्छे, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से बोलना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट आंसर, तो आप बोलोगे तो इसका जो आंसर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग आपका लेफ्ट हैंड रूल है। और इसी रूल को हमने इस्तेमाल किया था कहां पर, इलेक्ट्रिक मोटर में ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है, कॉइल ही तो है, उस कॉइल को अपने मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दे, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसपे रोटेट ऐसे हो रहा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बताओ कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ पर आप फोर्स के जो है डायरेक्शन निकाल सकते हो, ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा वो कब मैक्सिमम होता है, वो कब मैक्सिमम होगा, और साथ में फोर्स कब आपका मिनिमम होगा, जरा सोचना और इसका आंसर जरूर देना अपने कमेंट सेक्शन पे, और सब मिलके बोलेंगे यार साइंस तो यार अपनी सी लगती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, 3 रेसिस्टर्स हैं, एक का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2 और तीसरे का R3, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट एक्सप्रेशंस फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं लगता कि सर आप मजाक कर रहे हो ये बच्चे है क्या, तो आपके पास 3 रेसिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल पे लगाया गया है, तो उस वजह से 1 पे जो R इक्विवेलेंट होगा क्या होगा, यस रेसिप्रोकल ऑफ R1 प्लस में आपका रेसिप्रोकल ऑफ R2 प्लस में आपका रेसिप्रोकल ऑफ R3, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। अगर यही सीरीज बोलता, ये सोचिए ये किसके लिए आपका, ये आपका है पैरेलल कनेक्शन के लिए, ये आपका पैरेलल कनेक्शन के लिए, और यही अगर सीरीज बोलता तो सीरीज कनेक्शन के लिए क्या करते, सीरीज कनेक्शन के लिए आप बोलते सर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस में आपका R2 प्लस में आपका R3 है। और एक और ज्ञान ले लो कि पैरेलल के केस में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आपका R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा, और आपका R3 से भी कम होगा। लेकिन आपका जो सीरीज में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आपका R1 से भी बड़ा,
R2 से भी बड़ा और आपका R3 से भी बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ, यस सर। 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। आपके पास 3 रेसिस्टर्स हैं 2 ओम, चलिए बस एक है 2 ओम का है, फिर अगला भी कितना बेटा, अगला भी आपका 2 ओम का है और अगला भी आपका 2 ओम का, ठीक है। उन सबको पैरेलल पे लगाया गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है, जिसको ना आप ऐसे निकालोगे, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने एक काम देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस केस में क्या होता है, जब भी ना सेम होते हैं, जब भी सेम रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है अगर उन्हें पैरेलल पे लगाया जाता है, तो उस केस में आप R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, R/N है जी। ये कब जब उन सबकी वैल्यू सेम हो, 2 ना सेम हो, तो अपन यहाँ पर R क्या होता है, R होता है एक रेसिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, और वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टेंस कितनी है की, ठीक है। और सेकंड में आपका क्या है, n क्या आपका n होता है आपका नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है। तो आप मुझे बताओ r कितना बाल को r हो जाएगा आपका 2 ना, तो 2 अपॉन पे n कितना आपका 3, दैट्स द परफेक्ट आंसर। ये आएगा 0.66, छोड़ दो इसको, तो ये आएगा 1, ये डायरेक्ट आ जाएगा r इक्विवेलेंट आपका 2/3 ओम, दैट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। और ये अगर सीरीज में होता तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, r इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू पर r है। तो ये ना छोटी चीजों को ध्यान रखना, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से क्रैक हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी और यू कैन से वैस्कुलर सिस्टम है, जहां पर हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। बिकॉज कि आप देखो, मुझे पता है कि ब्लड एक ऐसा मीडियम है जहां से बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस करता है, जैसे न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपका हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, इंपॉर्टेंट केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन है। तो ऐसे मुझे पता है कि ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करता है। तो इस फ्लो करवाने के लिए हमें एक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है, एक धक्का देने वाला इंसान चाहिए, एक मोटर चाहिए हुआ है, और उसी मोटर का काम, ये पंपिंग ऑर्गन का काम कौन करता है, हार्ट करता है। तो उसी हार्ट के फंक्शन पूछे गए। ये रहा प्यारा सा हार्ट, ये आपके सर्कुलेशन को दिखाया गया, और डबल सर्कुलेशन है, दिखा आपको ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं, ऊपर के जो 2 चैम्बर कौन से हैं आपके, इस ये वाला कौन सा है, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाला कौन सा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, और आपके ये बच्चे कि आपके पास सॉरी ये आपके पास जो है लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये वाला आपका राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वैसे इसके बारे में नहीं पूछा गया, सिंपल पूछा कि हार्ट का फंक्शन क्या है। जो 2 प्यारे से फंक्शन ऐसे बहुत सारे होते हैं। पहला, पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर बॉडी पार्ट्स है। देखो जो लंग्स है, इस लंग्स से आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, यहाँ पर ब्लड रिसीव होता है विद द हेल्प ऑफ डैश, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन है, और ये एक ऐसा इकलौता वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, जस्ट नीचे वाले में, उसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपके लेफ्ट वेंट्रिकल तक कैसा ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजनेटेड है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट में कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब ऑक्सीजनेटेड है तो वहां पर ऑक्सीजन है, तो जाएगा वहां पर, फिर टिश्यू पहुंचेगा सेल पे, और वो खर्च करेंगे इस ऑक्सीजन को, और क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, वहां से एनर्जी बनेगा, फिर CO2 बनेगा और साथ लेके आएंगे, और कहाँ छोड़ देंगे, आपका राइट आर्ट्रियम पे। तो कुछ इस तरीके से सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर बॉडी पार्ट्स है। सेकंड क्या है, पंपिंग हार्मोन्स एंड अदर वाइटल सब्सटेंस है, मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ये और भी फंक्शंस है, लेकिन सिर्फ 2 ही पूछे तो हमने 2 मेंशन कर दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या है, देखो, राइट द वे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। हमें पता है कि जब रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है तो आपके 2 मोड्स होते हैं, एक आपका एरोबिक और एक आपका एनरोबिक है। एरोबिक के अंदर आपका आता है जहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनरोबिक के अंदर एक तो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, एक ईस्ट के अंदर है। तो कुछ ये रहा फ्लो चार्ट, परफेक्ट है, ये आपके एनसीईआरटी का ही फ्लो चार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पहले में क्या पूछा, राइट द वे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। जब एब्सेंस की बात की जाएगी तो आप किसको मेंशन करोगे, ईस्ट वाले को। लेकिन अगर ये बोलता कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बींग्स, तो आप मेंशन करते लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो परफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ब्रेक होगा पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में कुछ एनर्जी बनेगा। ये कॉमन होता है, ये चाहे आपका एरोबिक हो चाहे एनरोबिक, उसमें कॉमन होगा। और ये कहां टेक्स प्लेस करता है, पूछा गया साइटोप्लाज्म में। उसके बाद आप कहां पूछा एब्सेंस में, तो आप कहां जाओगे, ये आप इसको नहीं करोगे, आप ऊपर आओगे ना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, एथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी है, और एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH है। परफेक्ट है, बोलो हां ना, यस है।
और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पर ईस्ट अपना न्यूट्रिशन रिसीव करता है। यस नो क्या है? अब आ जाओ नीचे, राइट द वे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन शॉर्टेज है, बोले तो क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो उस वाले केस में आप बीच वाले को मेंशन करोगे कि पहले सेम वही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो जाएगा और पायरेट बनेगा। उसका लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी है, और लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और ध्यान देना इसी लैक्टिक एसिड का मसल्स में डिपोजिशन की वजह से क्या होता है आपका क्रैम्प्स, है ना। चलेगा, यस नो क्या, परफेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वैसे ये वाला नहीं पूछा इसमें, चलो क्या क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, लिस्ट टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, चैप्टर 15 जल्दी आने वाला, सुन लो कि आपका कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया पे आपके कोई इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे, नॉन लिविंग कंपोनेंट से, एक दोस्ती करके। जैसे मान लो हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहां पर बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहर से वाटर ले रहे हैं, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो हम लिविंग हैं, तो लिविंग ने नॉन लिविंग के साथ क्या कर रखी है, दोस्ती कर रखी है, और इसी दोस्ती की वजह से बनता है सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं, एक बायोटिक और एक आपका बायोटिक है। तो कोई से भी 2 पूछे तो ये रहा फ्लो चार्ट है, परफेक्ट है, ये रहा परफेक्ट फ्लो चार्ट है, इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपके पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम है। तो आपके सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा सर, एक तो अबायोटिक फैक्टर्स है और एक बायोटिक है, उसके अंदर पूछेगा, लेकिन सिर्फ 2 पूछे तो आप बोलोगे सर अबायोटिक एंड द बायोटिक। जो भी लिविंग फैक्टर्स हैं वो सारे यहाँ आएंगे, और जो भी नॉन लिविंग है वो सारे आपके यहाँ आ जाएंगे, और इसके अंदर भी डिवीजन है जो कि हम ग्रेट डिटेल पे चैप्टर 15 पर पढ़ेंगे। परफेक्ट है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इसी के और में क्या था, राइट वेरियस स्टेप्स ऑफ अ टेरेस्ट्रियल। क्या होता है टेरेस्ट्रियल, दैट लिव्स ऑन लैंड, ठीक है। तो फूड चेन है जहां पर 4 ट्रॉपिक लेवल है। और सुन लो, पूछा गया ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, कि जो फूड चेन है ना, फूड चेन पे हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। मजा नहीं आया, फिर से बोलो, फूड चेन पर हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। तो ये रहा प्यारा सा फूड चेन, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन है, ग्रास है। तो 4 स्टेप्स का बोला, 4 स्टेप्स का बोला था, ट्रॉपिक लेवल का ग्रास हो गया, देन ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, आपका स्नेक है। तो एनर्जी का फ्लो कुछ ऐसे होगा, ग्रास से कहां जाएगा बेटा, ग्रास से ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर से फ्रॉग, और फ्रॉग से आपका स्नेक है। पहला वाला प्रोड्यूसर, सेकंड वाला प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, और देन ये क्या टर्शियरी कंज्यूमर है। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होगा, और तभी बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। ध्यान दो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, इज ऑलवेज आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि जो सन है, सन की जो एनर्जी है, सन की एनर्जी का कितना परसेंट जो ग्रास है या प्रोड्यूसर्स है वो एब्जॉर्ब करता है। परफेक्ट। और साथ में जब यहाँ पर ग्रास में आ जाएगा, अब ग्रास से ग्रास हॉपर से फ्रॉग, और फ्रॉग से स्नेक, कितने परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बी ऑनेस्ट विद द आंसर। मैं चेक करूंगा, बहुत खुशी होती, करना जरूर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन 30 आपके सामने है, इन द गिवन फिगर्स आइडेंटिफाई द ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। 2 केस है आपका, देखो जब आपका स्टोमेटा ओपन होगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस करता है, लेकिन जब वो क्लोज हो जाएगा तो ऐसे में ना एक्सचेंज टेक्स प्लेस करेगा और ना उससे ट्रांसपिरेशन होगा। सोचो क्या होगा, सोचो। यहाँ पर देखा साफ साफ दिख रहा है, मतलब बहुत ही कॉमन है कि सर पहले वाले फिगर में साफ साफ दिख रहा है ना, ये जब के टर्ज, ये जब के जो है, ये जो गार्ड सेल्स हैं, जो साइड से दिख रहा है आपको, ये वाले जो है इसी को बोलते हैं गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स ही आपके स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो है यहाँ पर, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यस, इसे बोलेंगे स्टोमेटा। कैसा आपका स्टोमेटा आपका ओपन है, परफेक्ट है, बोलो हाँ ना। और इस केस में जो आपका स्टोमेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कैसा क्लोज हो चुका है, तो आपको बोलोगे सर स्टोमेटा आपका क्लोज हो चुका है। और ये जो ओपन और क्लोज कैसे होता है, ये होता है टर्जर प्रेशर से। ये किससे कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होगा आपका टर्जर प्रेशर से। और ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल पे जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे होगे, चैप्टर 6 के एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे सुन लो, जब वाटर की एंट्री होती है, जब यहाँ पर वाटर की एंट्री होती है तो उस केस में ना ये कुछ ऐसे हो जाता है। देखो जब वाटर की एंट्री हुई तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पर ये आपके हो जाएंगे टर्जिड, ये जो गार्ड सेल है ना, कैसे आपके ये टर्जिड हो जाएंगे। और इस केस में जब वाटर बाहर चला जाएगा तो वहां पर जो प्रेशर वो कम हो जाएगा, और ये हो जाएंगे फ्लैसिड, पिचक जाएंगे, और उसकी वजह से आपका ये बंद हो जाता है। वैसे अगर ये बातें नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर 6 में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में डिटेल पे समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ, और क्वेश्चन 14 बढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, 13 तक हो चुका है, 14, 15, 16 क्या आने वाले, असर्शन रीजन टाइप को
क्वेश्चन है जहां पर आपके हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और लपेटते हैं और इसी के रिगार्डिंग असर्शन रीजन के रिगार्डिंग हमने 125 क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपलोड कर रखा है ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे। नए हो तो जाके चेक इट आउट कर सकते हो। एंड हियर इज द 14th असर्शन रीजन टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बस एक बार सब बच्चे ऑप्शन डी को पढ़ लो बिकॉज कहीं कहीं पर ऑप्शन डी चेंज हो जाता है। असर्शन अगर फॉल्स होगा बट रीजन ट्रू होगा तो आप जाना ऑप्शन डी के साथ। बाकी ए बी सी हर बुक में हर सैंपल पेपर में सेम होता है। ठीक है, आ जाओ पहला क्या सेशन पढ़ते हैं, देखते हैं बात क्या कह रहा है। ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे और रीएब्जॉर्ब्ड होता है बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, तो ऐसे याद है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, तो ये बात इस यहां देखो, यहां तक दम है। आगे आ जाओ और ऑब्वियस देखो क्या है, यहां पर दो फिगर दिख रहे हैं, इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर से आपको आइडिया मिलेगा। ये जो आपको दिखाई क्या दिख रहा है, ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई बोलते हैं ना। आपका विलाई है जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस से पाई जाते हैं ना, और ये विलाई से आपका एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आपका ये आपका परफेक्ट है ग्लूकोज से। ठीक है, और सेम आपको देखो ये ना, आपने जब किडनी पे यूरिन का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है तो उसमें एक स्टेप आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। कौन सा आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, जहां पर जब पहले स्टेप में ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद मान लो जब आपका ये ऐसे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पहुंचा, अब मान लो इस ट्यूब्यूल में अब जो ये जो वैसा ये जो आपको जा रहा है, यहाँ पर मान लो फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस कर रहा है और उसके बाद जाते यहाँ पर आ गया। अगर इसमें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट होगा, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, तो उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सराउंडिंग ट्यूब्यूल्स है, और इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है। तो परफेक्ट है कि किडनी के ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो आप बोलोगे ट्रू है। नीचे आ जाओ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। फटे मुंह तेरे, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होगा? तो क्या बोलोगे आप? सर ये फॉल्स है बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब मुझे बताओ असर्शन कैसा हो गया? ट्रू, बट रीजन कैसा आपका? फॉल्स। असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, लॉक कर दिया जाए। यस सर, डैम श्योर है। अब आप करते हैं 15 क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा चलो क्या जाओ, सेम वही कहानी आपके पास। क्या बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे कहना चाह रहा है पॉलिथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोजर्स के द्वारा या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे प्लास्टिक से पॉलिथीन ये सब हो गया। ठीक है, तो ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है। और इसे क्यों बोला गया? और नीचे आ जाओ, दिस बैग्स एग्जैक्टली, रीजन भी आ गया देखो, दिस बैग्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सिंपल सब्सटेंस। तो ये भी ट्रू है और कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन कर रहा है, तभी तो बोला गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप जाओगे ऑप्शन ए के साथ, बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। तो आप जाना ऑप्शन नंबर ए के साथ है। और मैं इसी लेक्चर की बात कर रहा था, 125 प्लस assertion, रीजन है क्लास 10 साइंस एंड फील लाइक अ सीबीएसई टॉपर बिकॉज 125 प्लस assertion करने के बाद आपकी चौड़ आजा ऐसे होगी कुछ ना। चलो क्या है, आप करते हैं 16th है, और 16th के यहाँ 2 पार्ट्स हैं। जब हम चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, वहां पर आया था कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाहर का टेम्परेचर, बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपके डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ जो प्रोजेनी। ठीक है, लेकिन जो आपका इंसान है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, वहां पर क्या होता है सर, वहां पर ना सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन करते हैं। मतलब कि जो सेकंड वाला जो ह्यूमन बींग्स की बात की, तो वहां पर हेरिडिटी की बेस पे हो रहा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन से क्रोमोसोम आ रहे हैं। ठीक है, तो पूछा क्या, देखो स्नेल्स कैन चेंज देयर सेक्स, डैम श्योर है स्नेल्स अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। और नीचे क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हेरिडिटिकल होते तो ऐसे में सेक्स क्रोमोसोम कंट्रोल करते, तो वहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो हेरिडिटी तो नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी आपका ट्रू है। और क्यों आपके सेक्स को चेंज कर सकते हैं? बिकॉज वहां पर सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन नहीं करते। अगर सेक्स क्रोमोसोम करते तो आप बाहर से बाहर के फैक्टर्स के हिसाब से चेंज नहीं कर पाते। तो आप बोलोगे सर ये वाला इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, जहां पर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है। अब इसी के और में था, इसी के और में ध्यान दो, इन ह्यूमन सेक्स ऑफ अ चाइल्ड be determined by what they inherit from their father। परफेक्ट है कि अपने फादर से क्या इनहेरिट करते हैं ना चपका। तो क्यों? बिकॉज देखो मुझे पता है कि जैसे आपका फीमेल है, जो फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो आपका एक्स और एक्स है, चलेगा। तो जब यहाँ पर गैमेट्स बनेगा तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा,
और मेल में क्या होता है सर, मेल में आपका एक्स और वाई ना, एक्स और वाई है। तो ऐसे में अगर यहां से मान लो एक्स आया, देखो फीमेल में से एक्स ही आना है, तो फीमेल से जब भी क्रोमोसोम आएगा तो एक्स आएगा, तो एक्स आया, और यहां से मान लो एक्स आया तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा गर्ल ना, ये गर्ल हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर यहां से वाई आया और यहां से एक्स आया तो ऐसे में क्या बेटा बोलो बॉय है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें जो है मेल के सेक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है कि जो क्रोमोसोम आएगा वही तो जाएगा। परफेक्ट है। तो ऐसे में आप बोलोगे सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, है ना। ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है आपका। और नीचे आ जो क्या कह रहा है देखो, अ चाइल्ड जो कि एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करेगा फादर से। अगर फादर से एक्स आया है या मेल से एक्स आया है तो डैम श्योर गर्ल होगा, और अगर फादर से क्या है वाई आया है तो पक्का वो वाई होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड, ध्यान देना, मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द जाइगोट। जाइगोट में जो वाई क्रोमोसोम है उसी के द्वारा मेलनेस डिसाइड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली। तो आप जाओगे ऑप्शन ए के साथ है। एंड बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या ऐसा लॉजिक है कि जो और में होते हैं उनके ऑप्शन सेम होते हैं? ज्यादातर तो मैंने यही देखा बेटा, लेकिन आप इस लॉजिक के साथ मत जाना, आप दोनों को सॉल्व ही करना। एंड इस तरीके से आपने क्या कर दिया, असर्शन रीजन 13th 14th और 14th 15th 16th को कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर हर एक क्वेश्चन के 5 सब पार्ट होंगे और जहां आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 ही करने हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17 थ्रू लपेटिंग द केस बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स गो 1 2 3 एंड गो। यस बच्चों, तो ये रहा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, जो कि क्वेश्चन 17 थे। 5 सब पार्ट होंगे। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर कर रखी है तो ऐसे में आपको ना ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको 2 तरीके बता रहा हूं। पहला क्या करना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आना। अगर क्वेश्चन को रीड करो इन विच मीडियम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर एक्टिव है, तो आपने ये बातें ना सेम टू सेम एनसीईआरटी में पढ़ी हुई हैं। तो अगर पढ़ रखी है तो आपको यहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ी कोई दिक्कत है, आप रीड कर सकते हो। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने पढ़ रखा है तो ऐसे में टाइम कंज्यूम मत करना, डायरेक्टली हम यहां पढ़ा दें। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन क्या है, इन विच मीडियम पेप्सिन एंड आपका ट्रिप्सिन आर एक्टिव। अच्छी क्या है, अब जो पेप्सिन है ये आपका सीक्रेशन होता है स्टमक से, है ना, और जो ट्रिप्सिन है ये कहां से आपका, ये आपका पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस आता है उसका एक कंपोनेंट ट्रिप्सिन है। दोनों ही आपके एंजाइम्स हैं, दोनों ही आपके एंजाइम्स हैं। और पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को फाइनली डाइजेस्ट करता है। ये पहले डाइजेस्ट करे बिकॉज स्टमक पहले आता है और ये बाद में डाइजेस्ट कर देगा। तो ऐसे में क्या है, देखो जो पेप्सिन है ये स्टमक के सीक्रेशन पे, और स्टमक के सीक्रेशन पे HCl होता है। इसका मतलब पेप्सिन किस मीडियम पे काम करता है, एसिडिक मीडियम पे। और जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन आपका सीक्रेशन होता है कहां से, पैंक्रियाटिक जूस से। परफेक्ट है। तो पैंक्रियाटिक जूस और साथ में बाइल जूस आते हैं, तो वो आपके दोनों मिला के वो हो जाता है कैसा, वहां पर एल्कैलिन जो है मीडियम हो जाता है। तो आपका जो ट्रिप्सिन है वो एल्कैलिन मीडियम पे काम करता है। देखो इससे बच्चे लिखा भी होता है, लिखा भी होगा आई थिंक सो यहाँ पर कहीं होगा। चलो देखो फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कैलिन फ्रॉम द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू इट। ना देखो जो फूड आया है कहां से, स्टमक, कैसा, वो एसिडिक है और इसको एल्कैलिन होना पड़ेगा किसके लिए, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के काम करने के लिए। परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है, जो पेप्सिन है वो काम करेगा एसिडिक मीडियम पे और जो ट्रिप्सिन है वो काम करेगा आपका बेसिक मीडियम। बेसिक और आपका एल्कैलिन, बात एक ही रखना, बेसिक और आपका अल्कैलिन मीडियम चलेगा। परफेक्ट है। और देखो यहाँ पर ना आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है, देखो इसको, देखो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ यहाँ पर देखो ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है साफ सब। देखो 0 से लेके 7 तक कैसे होते हैं आपके एसिडिक है। तो जब आपके पीक में, जब ये 2 से 3 के आसपास है, तो उस केस में जो पेप्सिन है वो आपके पीक पे आपका डाइजेस्ट करता है किसको, आपका प्रोटीन को। और सेम वही जो ट्रिप्सिन है, चलो क्या है, वैसे आपका 4 स्टार्ट है, लेकिन जो पीक पे जो काम कर रहा है वो आपका 8 के आसपास। इट मींस ये वाला करेगा आपका बेसिक मीडियम पे, ये वाला करेगा आपका बेसिक मीडियम है, और जो ये वाला है पेप्सिन ये किस में करेगा बाल को, ये करेगा आपका एसिडिक मीडियम पे चलेगा। यस सर, दौड़ेगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसी के सेकंड सब पार्ट की तरफ। और क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके सामने है। एंजाइम पेप्सिन क्या करेगा, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, कहां पर, ये कहां का सीक्रेशन है, स्टमक का। तो आप बोलो सर ये प्रोटीन को करेगा, प्रोटीन इन स्टमक इज द राइट आंसर। इसी के थर्ड में आ जाओ, द इनर लाइनिंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द म्यूकस है। परफेक्ट है। देखो आई थिंक ये बातें यहाँ लिखी भी है ना, आपको देखो चाहिए रहा, देखो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्या, तो जब भी दिक्कत हो आप पीछे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और विच स्टेटमेंट इज अ वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ है। ध्यान से ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में क्या दिखा रखा है, इस ग्राफ में टेम्परेचर और साथ में रिलेटिव रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, मतलब एंजाइम जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो कैसे आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं उनके फंक्शनिंग के लिए, वो आपको दिखा रखा है। आप देखो अब यहां से ना
आप मुझे बताओ, आपने बच्चे क्या बोले, देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि आपको दिखा रहा है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन अकर्स है, तो ह्यूमन डाइजेशन अकर्स आपका 45 डिग्री सेल्सियस है। तो जो ऐसे में ना देखो, आप ग्राफ तो देखो, ऐसा लग भी रहा होगा सर देखो यहाँ पर जो है 45 है तो यहाँ पर वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो बस अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, इस पॉइंट में क्या सिर्फ यहाँ इसके डील हो रहा है, लेकिन बाकी सारे जो पॉइंट है, जब बाकी सारा जो प्लॉट है, बाकी सारे प्लॉट कहाँ गए, मतलब आप ना ऐसे ऑप्शन को चूज करना है। पहले आप ऑप्शन रीड करो, पहला कह रहा है द मैक्सिमम रेट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन अकर्स at about 45 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्या है, द मैक्सिमम रेट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन अकर्स at about 57 डिग्री सेल्सियस। तीसरा क्या, टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ एंजाइम, और चौथा क्या, ग्रोथ कैन बी कंट्रोल बाय एंजाइम है। तो ऐसे में क्या देखो, मेन चीज क्या है, मेन चीज की ग्राफ का जो प्लॉट है वहां पर ये है कि आपके जो एंजाइम की एक्टिविटी है ना, वहां पर कंट्रोल कौन करता है, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या देखो, मेन जो टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम चलेगा, मतलब ये डोमिनेंट आंसर है जो कि इससे दिखा रहा है कि किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने पर आपके एंजाइम की एक्टिविटी फ्लक्चुएट कर रही है। परफेक्ट है। और हाँ बच्चों, और नेक्स्ट आ जाओ, देखो जब भी ऐसा कोई दिक्कत हो कि सर, जब भी ऐसी दिक्कत हो कि सर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो 5 होते हैं, 5 सब पार्ट में से एक करना हो, 4 करने होते हैं ना, तो आपका एक छोड़ सकते हो, तो आ जाओ 5 में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा रीजन है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करता है, तो ऐसे में स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर और पैंक्रियास से हेल्प लेता है। जो आंसर क्या, लिवर एंड पैंक्रियास है। देखो समझो आपके 5 थे, 1 2 3 4 5 है, 5 में से अगर ध्यान से देखोगे तो बाकी 4 बहुत इजी थे, चौथे में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये नहीं कह रहा कि चौथा टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो ऐसे में आप सिर्फ 4 के साथ जाना, मतलब आपको मेन चीज क्या, स्कोर करना है, तो ऐसे बेस्ट अब जो 4 है उसके साथ जाना, ये नहीं क्रांतिकारी नहीं बनना, मैं तो यही करूंगा, तो ऐसे में गलत नहीं करना, मैं यही चाहता हूं, बिकॉज यू हैव टू स्कोर मोर देन 95 प्लस मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। यस नो, क्या प्रॉमिस ना, पक्का लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन प्रॉमिस करता है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका 18th केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। परफेक्ट है। सेम वही चीज है, कहानी पढ़ो या ना पढ़ो, बिकॉज आपने चैप्टर 15 कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इतने डिटेल में पढ़ा हुआ आपने, और इतने डिटेल में कराया हुआ है, और इतनी सारी छोटी ट्रिक्स है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, चेक करते हैं क्या कर पा रहे हैं। द एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड, एलिमेंट एक्स है वो एक क्लोराइड बना रहा है XCl2 which is a solid with high melting point, मतलब आपके पास कुछ X है और ये आपका Cl है। आप सोच के बताओ ये XCl2, ये 2 कहां से आया, सर 2 यहां से आया होगा और ये -1 है, पक्का ऐसा होगा, तभी तो क्रॉस करके आपका XCl2 बना, चलेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि X का यहाँ पर जो चार्ज है, X की जो वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, X की पक्का सर वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, और 2 वैलेंसी किसकी होती है सर, 2 वैलेंसी अगर प्लस का है, तो पक्का सर ग्रुप नंबर 2 से होगा। वैसे आपका ग्रुप 16 की वैलेंसी भी 2 होती है, लेकिन प्लस में ना मेटल है तो पक्का एक ग्रुप नंबर 2 से होगा, चलेगा। तो आपसे क्या कह रहा है, देखो X वुड मोस्ट लाइकली विद द सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप में होने के लिए आपका जो वैलेंसी सेम होनी चाहिए, तो Na की वैलेंसी 1 होती है, और एल्यूमिनियम की 3 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, बचा कौन सा, Mg, और Mg का एटॉमिक नंबर कितना, 12 ना, तो 2 8 2, तो पक्का ये भी 2 डोनेट करके आपका Mg+2 बनेगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। हम इसे देखो अभी हमें रीड नहीं करा, चेक करते हैं, आगे आ जाओ। which of the following does not change while moving down the group of the periodic table, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या चेंज नहीं होता है। ऑप्शन ए एटॉमिक रेडियस होता चेंज, देखो ऐसे आपका लिथियम से आप सोडियम जाओ तो वहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, फिर यहाँ जाओ तो ऐसे में चेंज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर वो भी चेंज होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपके जो न्यूक्लियर चार्ज वो कम होगा, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तीसरा नंबर ऑफ शेल्स वो बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर कैसे 2 और 1, यहाँ पर 2 8 और 1 है, बचा कौन सा 2 8 और 1 है। तो लास्ट क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज अ परफेक्ट आंसर। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वहीं 1, तो डाउन द ग्रुप जाने वो चेंज नहीं हो रहा है। नीचे आ जाओ, which of the following metals from M4 टेरिक ऑक्साइड्स है, इसकी ट्रिक क्या थी, आलू जान, सभी को याद है आलू जान है, आलू जान इसकी छोटी सी ट्रिक है। तो आलू जान कैसे हैं, डुअल नेचर की है, आलू जान कैसी हैं, डुअल नेचर की हैं, बिकॉज आलू है तो आलू से क्या एयर और जान से क्या Zn है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं Al2O3 और साथ में Zn हो गए, वो कैसा शो करेंगे सर, वो आपके एसिडिक एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करता है। क्यों, बिकॉज जब वो एसिड की तरह करेगा तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर, और जब बेस की तरह करता है तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस में वाटर है, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो आपके M4 टेरिक ऑक्साइड होते हैं। कौन से, आलू जान, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है। नीचे आ जाओ,
विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड। अच्छा आपको क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड को, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? आपके एसिडिक बोलते हैं ना। परफेक्ट आपका। तो इसमें ऑप्शन ए तो काट दो, ऑप्शन डी काट दो। अब बचे दो ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपका सर ये भी तो आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ये ना कभी कभार न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभार न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं और बहुत ही कम कंसंट्रेशन भी है। तो ऐसे में आप डोमिनेंट के साथ जाओ। बचा कौन सा? ऑप्शन सी इज द परफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी का एक्वस सॉल्यूशन आपके एसिडिक की तरह बिहेव करेगा एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। ठीक है। और आगे आ जाओ, इसी का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? तो आप मुझे बताओ। ठीक है, आपको सभी ना सब देखो, सब ध्यान दो। तो आपका सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा? पोटेशियम होगा सबसे ज्यादा ना। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। यहाँ पर सबसे कम है ना, सबसे कम दिखा रखा है। सेम मुझे यहाँ भी सबसे कम है और यहाँ पर सबसे कम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है कि आपका जो है ये कहना चाह रहे हैं कि एल्यूमिनियम से तो कम ही है। तो क्या एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होता है पोटेशियम? ना जी ना। बचा कौन सा? दैट्स आंसर। पहले पोटेशियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन है। तो ये आपका है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बचे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो मैं आपसे यही बात बोलना चाह रहा हूं कि देखो केस बेस्ड क्वेश्चन पे हो सकता है कि आप इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में परेशान हो जाओ। तो 5 में से 4 बहुत ही सिंपल होते हैं। एंड बचा लो केस बेस्ड क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन करना। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बन पा रहे तो ऐसे में जो एक्सट्रैक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कर 2 केस हो गए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, आप करें क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा 18th केस बेस्ड क्वेश्चन। करते बहुत ही सिंपल, काफी इंटरेस्टिंग भी है। नहीं। तो ये रहा आपके पास 19th केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर कुछ आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है, समझे? ठीक है। अब आपने एक बार फिगर देखो, इस 2 फिगर को ध्यान से देखो। यहां पर ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, दोनों ही आपके कॉन्वेक्स लेंस है। आप मुझे बताओ कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, थिन है, ये थिन लेंस है, और ये कैसा बच्चा आपका? ये आपका थिक लेंस है। अगर थिन है और थिक है, दोनों केस में किसका फोकल लेंथ ज्यादा है? ध्यान से देखो सर, जो लेंस थिन है इसका साफ साफ दिख रहा है फोकल लेंथ क्या आपका ज्यादा, और जो आपका थिक लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ क्या कम है। ऐसा नहीं लग रहा मानो जब थिकनेस बढ़ रही है तो फोकल लेंथ कम हो रहा है। परफेक्ट है। एक ना बच्चे ये एक रिलेशन है। वैसे क्लास 10 की जर्नी के लिए काम नहीं आएगा। जब आप क्लास 12 पे जाओगे देखो भाई होता है क्या, देखो क्या है, आप मुझे बताओ यहां पर फोकल लेंथ नीचे और यहां पर टी बोले तो क्या बाकी से मतलब नहीं है। बाकी वैसे एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, R1 R2 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, छोड़ दो। आप मुझे बताओ एफ और टी का रिश्ता कैसा? एफ नीचे है, टी ऊपर है। फिर से बोलना, एफ नीचे है, टी ऊपर है। जब भी ऐसा होता है इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब क्या है कि सर देखो टी बढ़ेगा, अगर थिकनेस बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या हो? कम होगा, और थिकनेस बच्चे कम होगा तो फोकल लेंथ क्या बढ़ेगा? परफेक्ट है। यस नो क्या है? यस नो। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। वैसे सब बातें यहां लिखी भी हुई थी, मैं सबको समझाना चाह रहा हूं। देखो और थिक लेंस है तो टी क्या ज्यादा, और टी ज्यादा तो एफ क्या कम। मतलब थिक लेंस का फोकल लेंथ कैसा? कम होगा। एग्जाम में ये नहीं दिया था आपको, ये नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ ऊपर बातें लिखी हुई हैं, आपको मैंने समझाने के लिए। तो आपका इसका आंसर क्या? थिक है तो टी ज्यादा तो शॉर्टर फोकल लेंथ इज द परफेक्ट आंसर। बोलो हां ना? यस सर। नीचे आ जाओ। The graph between object distance u and image distance v for a lens is given। अच्छा आपको ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा परफेक्ट है, ये ग्राफ है और यहां क्या निकालना है? फोकल लेंथ है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इस ग्राफ को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि सर यहां पर क्या है? ये v है बोले तो आपका v पास, यहां इस तरफ क्या है? आई थिंक इस तरफ है। ठीक है। अच्छा ये आपका v है और ये आपका u है। मतलब यहां पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पर इमेज डिस्टेंस है ना। जैसे तब u बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप u को इंक्रीज कर रहे हो, आपका v क्या डिक्रीज होना भी चाहिए, बिकॉज आपका यस। तो ये जो u और v कैसे होते हैं? इनवर्सली होते हैं। u को आप बढ़ाओगे ना, u को बढ़ाओगे तो v क्या कम होगा। चलेगा? यस नो क्या है? और मुझे बताओ ये अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन है, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन नहीं? डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इससे बोलेंगे नॉन लीनियर। फिर से बोलो, डिक्रीज तो है साथ में नॉन लीनियर है, और ये ग्राफ आपको मेंशन है ना। परफेक्ट है। तो कोई पूछे कि बताओ कि अगर मैं ग्राफ खींचूं v और u के बीच में तो कैसा आएगा? लीनियर की नॉन लीनियर? तो आप क्या बोलोगे सर? नॉन लीनियर। चलेगा? यस है। और देखो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा? नेगेटिव। और देखो साफ साफ मेंशन किया हुआ नेगेटिव है, और जो इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव है, लास्ट के को छोड़ के। तो अब मुझे अभी बताओ कि ये जो है ये अब नीचे निकाला जाए, इनसे निकाला जाए। अगर आप निकालोगे आपको दिखना चाहिए v कैसा पॉजिटिव है। अगर v पॉजिटिव है तो मुझे बताओ दो लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है।
किस केस में कॉनकेव तो हमेशा इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनाता है, मतलब नेगेटिव होगा तो पक्का डैम श्योर है कॉन्वेक्स है, पक्का डैम श्योर है ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का एक केस होता है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट 2f1, उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही सेम होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट को रखोगे एट 2f1 और इमेज कहां बनती है आपका, है ना, उस तरह बनेगी आपका एट 2f2। बोले तो क्या बोले तो आपका u और v सेम होता है, u और v सेम होता है इस केस के लिए ना। अब बताओ इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर दिख रहा है चेक है, यहां पर u कितना है सर, u आपका है आपका माइनस का 10 है और इसी वैल्यू के लिए आपका v कितना है प्लस का 10, मतलब ऐसे लग रहा है ये एट 2f1 वाला केस है। तो अगर है तो मुझे बताओ ये ऐसा नहीं, कुछ ऐसी तो है, कुछ ऐसी तो है कि मतलब आपका ये रहा यहां तक लेंस से लेके 2f1 तक डिस्टेंस कितना आपका पक्का ये 10 है। अगर ये 10 है ये 10 है तो आपका f कितना होगा इसका आधा, f इसका आधा कितना 5 होगा। अब साइन की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है तो डैम श्योर है कैसा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या f जो है 5 यूनिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, परफेक्ट है, मजा आ रहा है। जितनी बातें इंपॉर्टेंट सबको कॉपी नोट डाउन करते चले जाना। आ जाओ तीसरे में आ जाओ। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपने क्या सीखा, यहां से सीखा कि v और u के बीच में, v और u के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है और जब u बढ़ेगा तो v क्या डिक्रीज होगा, चलेगा। अब यहां पर आ जाओ, अब क्या कह रहा है देखो, अ स्टूडेंट मेजर्स द focal length of a convex lens by putting an object pin at a distance u from the lens and measuring the distance v of the image। damn sure है because lens formula according 1 by v minus पे 1 by u equal to 1 by f है। तो अगर आपको f चाहिए बच्चा पार्टी तो आपको v और u चाहिए होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, द ग्राफ बिटवीन u and v plotted by the student should look like। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान देखो, मुझे इतना पता है कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अगर इस केस को देखोगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव, हटा दिया जाए। देखो यहां तो मेंशन किया गया था, वैसे ये पॉजिटिव एक्सिस होता है लेकिन यहाँ मेंशन किया हुआ है तो ये करेक्ट था, लेकिन इस वाले केस में क्या है, अगर नहीं मेंशन किया तो हम इसे लेंगे पॉजिटिव, है ना, और इसे क्या लेंगे आपका नेगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेम बच्चे वही कहानी है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। रीजन क्या, बिकॉज यू कैसा नेगेटिव है। अब बचा ऑप्शन बी और सी है। और अभी आपने देखा कि सर जो रिलेशनशिप होता है यू और वी के बीच में वो कैसा होता है, लीनियर की नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है, मतलब आंसर क्या ये होगा ना जी, बिकॉज ये तो लीनियर है। बचा कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे करना आया। अच्छे क्या, दो बातें, पहली बात तो क्या सर यू कैसा होगा, पहली बात तो यू नेगेटिव होगा, और साथ में बेटा कि जो आपने देखा कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो दो बात को हमने धप्पा किया, दो बात को धप्पा किया और इससे क्वेश्चन को हमने क्रैक कर दिया। और मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करोगे, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 है, 5 में 4 ही तो करने हैं, तो हमेशा उन 4 के साथ जाना जो आपको आती है, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है। और अच्छा एक लाइन लिखी हुई देखो, देखो रिमेंबर फोकल लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस, है ना, लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि लेंस का थिकनेस बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम है। एंड द कलर ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ है, परफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछूं बताओ क्या फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, क्या वो कलर की वेवलेंथ, कलर की फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करेगा, ना जी ना, बिकॉज आपका जो फोकल लेंथ है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो लेंस का है, तो लेंस पे डिपेंड करेगा। तो जो लाइट वहां से आ रहा है उसके वेवलेंथ, कलर और फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करेगा। तो यही पूछा हुआ है। देखो वैसे एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में पढ़ोगे कि सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ है, तो नहीं मिला आपको, नहीं समझ आ रहा है तो पीछे आ जाओ, या मिल जाएगा आपको। देखो लिखा साफ साफ इंडिपेंडेंट होता है इसका कलर का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। देखो द कलर, द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज द राइट आंसर माय डियर। आया सभी को, आया सभी को, दैट्स इट है। और नीचे आ जाओ, द लेंस फॉर्मूला इज, सस्ता मजाक कर रहे हैं यहाँ पर, और आंसर क्या है 1/f इक्वल टू 1 by v minus 1 by u इज द राइट आंसर माय डियर। चलेगा चलेगा चलेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ कि कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए u कैसा होता है, v कैसा होता है और f कैसा होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप बहुत कमेंट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसे किया करो यार, एक परिवार है ना अपना, है ना। यस नो क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये है लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, करते हैं लपेटते हैं। चलो क्या यहाँ पर अच्छे क्या, देखो आप मुझे बताओ, अपने से पढ़ते हैं, बिकॉज ये ना काफी जो ये पूरा एक्सट्रैक्ट है ये काफी बेस है, तो रीड कर लेते हैं। देखो रीड कर लेते हैं। अब सर आपको कैसे पता रीड करना है, बिकॉज मैं करवा चुका हूं पहले, तो आपको क्या करना है, देखो जब भी आप इसको रीड करना, देखो द मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट आर, तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, देखो एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, डैम श्योर है। इवन वीक आयन करंट्स दैट ट्रेवल थ्रू द नर्व सेल्स है, जो नर्व सेल्स होती हैं वहां पर आपके आयंस फ्लो करेंगे, है ना, इस ना, तो उसकी वजह से भी क्या बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ऑब्वियस सी बात है, वीक होगा और साथ में टेम्पररी होगा। व्हेन वी टच समथिंग आवर नर्व्स, हम लोग को टच किया, आवर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इंपल्स टू द, जहां मसल्स है ना, पिक्चर क्या है, व्हेन वी टच समथिंग आवर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इंपल्स टू द मसल्स वी नीड टू यूज है। दिस इंपल्स प्रोड्यूसेस, ध्यान दो,
टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड है। दिस फील्ड्स आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बहुत ही वीक है। टू मेन ऑर्गन्स, अब आगे आंसर देखो, टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज सिग्निफिकेंट आर द हार्ट एंड द ब्रेन। आंसर मिल गया, हार्ट एंड द ब्रेन, हार्ट एंड द ब्रेन एंड ब्रेन और द हार्ट इज द राइट आंसर। बोलो है ना। चलो क्या और क्या देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी forms the basis of obtaining the images of different body parts. This is done using a technique called what आपका magnetic resonance imaging। सुना होगा आपने MRI related to the आपका ये कहीं ना कहीं आपकी जो है क्लिनिक में यूज होता है। Analysis of this images helps in medical diagnosis magnetism as thus got important use medicine। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज बताया गया मेडिसिन की फील्ड में। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या पूछा देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ, ऑप्शन है इंड्यूस करंट, ना जी ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ है, व्हेन वी टच समथिंग द इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर कैरिड बाय नर्व टू द मसल्स इज द राइट आंसर। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, पहले आप क्या करो, आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते जाओ, करते जाओ, उसके बाद आप हेल्प, अगर आप पहले खुद करो और फिर चेक करो कि आप कर पा रहे हो एज इट इज, मतलब ये नहीं करना, इससे फायदा नहीं होगा। आप या फिर पीडीएफ है, आप पीडीएफ को सॉल्व करो, उसमें दिक्कत तो लेक्चर देखो, तो इससे काफी मदद मिल जाएगी आपको। पहले आपको खुद ट्राई करना है। अच्छा, और यहाँ पर आ जाओ, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय electrical impulses in our bodies कैसा, temporary and a very strong, नाजीना, temporary and a very big, that's the perfect answer for this question। now move on to the last questions। क्या पूछा देखो, the technique used for obtaining images of the body parts for medical diagnosis is option A, option B, option C, option D। सोचो जरा क्या होगा इसका आंसर, आंसर तो मिल गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द राइट आंसर। परफेक्ट है, परफेक्ट है। आपके लिए गाना गाऊं, तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और तुम इसको कनेक्ट मत करना कहीं और, चलो आ जाओ, आपके लिए था गाना, ठीक है। अब बच्चे इस तरीके से बेटा, इस तरीके से आपका सेक्शन, मैं सेक्शन ए के लिए कर रहा था, तू जो नजरों के सामने तू होगा नहीं। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी, यस ओके, मूव ऑन टू द सेक्शन नंबर बी। व्हिच ऑफ दिस टू एनिमल्स, लॉयन एंड काउ, हैज लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वाई। आप मुझे बताओ कौन सा हार्बीवोर है। कि सर लॉयन जो है आपका, ये तो कार्निवोर है, तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, और काउ कैसे आपके हार्बीवोर, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल है। ग्रास में जो प्लांट का प्रोडक्ट है उसमें क्या ज्यादा होता है, उसमें आपका सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है। सेलुलोज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। परफेक्ट है। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, अगर टाइम चाहिए और साथ में क्या लंबा एक रीजन चाहिए। परफेक्ट है। तो इसीलिए काउ है, ये ग्रास ईटिंग है, और ये आपका हार्बीवोर है, तो ऐसे में जो ये खा रहे हैं वो सेलुलोज है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने पे टाइम लगता है, दैट्स व्हाई। तो आप बोलोगे इसका आंसर है सर काउ है, बिकॉज काउ एक हार्बीवोर है। और क्या रीजन है, जो मैंने बात बोली, देखो पढ़ा जाए, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम, hence herbivores मतलब जो ग्रास ईटिंग है need a longer small intestine to allow complete digestion of cellulose, और carnivorous animals cannot digest cellulose, hence they have a shorter intestine। perfect है, उनके फूड में इतना नहीं होता है। आ जाओ, राइट टू फंक्शंस ऑफ लिम्फ है। लिम्फ क्या है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पे ही काम आता है, और ये आपके वैस्कुलर सिस्टम का, या फिर आप बोलोगे ये ट्रांसपोर्टेशन का तो है, लेकिन आपके ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका पार्ट नहीं है, ये अलग से सिस्टम बनाते हैं। जब क्लास 11 पढ़ोगे, लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में काम आता है। तो क्या फंक्शन है, देखिए इस फिगर को ध्यान से देखो, ये लिम्फ है क्या, मुझे देखो है क्या आपके पास, ये साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये आपकी आर्टरीज है, कई जगह आर्टरीज है, आपके वेन्स है ना, ये बेसिकली आर्टरीज और वेन्स का डिवीजन है, तो आर्टियोल और वेन्यूल है, और ये और डिवाइड होंगी। जब आर्टियोल डिवाइड होंगे तो कहाँ कैपिलरीज बनेंगी। अब कैपिलरीज से क्या हो, देखो अब बच्चे होता क्या है कि आपकी जो कैपिलरीज है, आपको दिख रहा है, फिगर से दिख रहा है, ये जो कैपिलरीज है, जो रेड रंग का जो पार्ट है कैपिलरीज है, वहां के जो पोर्स है, उनके सरफेस में जो पोर्स है, उस पोर्स से कुछ आपके कौन क्या, एक तो प्लाज्मा हो गया, अच्छा 1 सेकंड लेट मी चेंज द कलर, वहां से क्या चले जाते हैं बोलो, प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल, ये आपके डिफ्यूज हो जाते हैं। कहां पर, ये आपके डिफ्यूज होते हैं आपका, ये ना, जिससे यहाँ से बाहर आएंगे, ये बाहर आया, ये बाहर आया और बाहर आया, और कहां चले जाते हैं, ये आपके टिश्यू के सेल है ना, टिश्यू सेल, उसके बीच में जो स्पेस है वहां पर चले जाते हैं और मिक्स हो जाएंगे। परफेक्ट अच्छा बोल गया, एक तो प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ब्लड सेल है, देखो एस्केप इनटू intercellular spaces in the tissue
थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, और क्या बन जाता है, और बन जाएगा लिम्फ बन जाएगा। परफेक्ट है। सुनो अच्छी, आपकी जो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरी से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल हैं, ये डिफ्यूज होकर कहां चले गए, इंटरसेलुलर स्पेस में, वहां जाके लिम्फ बन गया। ये येलोइश और आपका कभी कभार कलरलेस भी होते हैं, ये फ्लूइड होता है। अब ये करता कैसे, फंक्शन देखो, ठीक है, फंक्शंस का ये पूछा गया था। फंक्शन पहला है सपोर्ट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोस पार्ट्स जहां पर ब्लड नहीं पहुंच सकता है, तो ब्लड की एक तरह से मदद करता है। और सेकंड क्या है, द लिम्फ आल्सो कैरीज एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड। दैट्स अ परफेक्ट आंसर। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पे काम आ रहे हैं। और ध्यान देना, लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आइडिया। चलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, नेम द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के फ्लूइड पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका टर्म है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इफ यू च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इट फील्स स्वीट, व्हाई? सोचो 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 सोचो। बिकॉज क्या, अगर कह रहा है कि अगर आप किसी ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, तो स्टार्च को जब लंबे समय तक आप च्यू करोगे तो क्यों स्वीट सा लगता है? बिकॉज ये है कि जब हम च्यू करेंगे तो हमारे जो टंग का सीक्रेशन है, टंग में सलिवरी ग्लैंड होते हैं, सलिवरी ग्लैंड का सीक्रेशन है सलाइवा। उस सलाइवा में आपका सलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। करता क्या है, ये ना जो स्टार्च जो कि ब्रेड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेगा, उसे कन्वर्ट करके बदल देगा किसमें, माल्टोस में। माल्टोस बोले तो क्या, देखो ये कॉम्प्लेक्स था, ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर दिया बेटा, इसको चेंज कर दिया सिंपल शुगर में। तो ये जो माल्टोस है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 एक शुगर ही है। तो अब खुद सोचो, आपके अमाइलेज ना जो कि सलाइवा में था, जो कि आपका सलाइवा में था, परफेक्ट है। तो ये एक तरह का एंजाइम है जो कि क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में चेंज कर देगा। और इस तरीके से माल्टोस के एक तरह का शुगर ही तो है, जैसे ग्लूकोज है ना। तो इट इज बिकॉज द सलिवरी एमाइलेज ऑफ द सलिवरी ग्लैंड्स break complex food particles बोले तो starch into maltose which is a sugar and imparts sweeter taste। चलेगा, yes no क्या, and that's the perfect answer। बढ़ते हैं अपने next question की तरफ। What are structural isomers? Draw the possible structures of butane। बहुत ही सिंपल, ये इंपॉर्टेंट भी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोस कंपाउंड्स जिनका क्या सेम होता है बेटा, जिनका विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, विच हैव सेम, इसको समझेंगे एग्जांपल से, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट लेकिन क्या अलग होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। इसी को बोला जाता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर से। नहीं आए समझ, अब समझते हैं एग्जांपल से। बुटेन है तो बुटेन का जनरल फॉर्मूला होता है C4H10, जान दो C4H10 है। तो ऐसे में से बुटेन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल कौन कौन से, देखो, एक में क्या है, एक में बुटेन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं उनका, और एक में बुटेन एक ब्रांचिंग कर लेगा, परफेक्ट है। आप क्या कर दो, H पूरे कर दो, तो आपका ये H, ये आपका H और ये आपका H है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 है। इस चैप्टर को काफी इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आप नए हो तो जाके चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, पर लेकिन मुझे पता सारे क्रांतिकारी हो, नो दिक्कत से, है ना, यस नो क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया। आप गिनने के लिए हो जाओ तैयार। किस किस को गिनती आती है, सबको आती है। चलो गिना जाए क्या, देखो है कि आपके पास, देखो C कितने अच्छे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब C4 है और आपके H कितने वाले को, 10 है। सेम वही कहानी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10 है। मतलब कि सर ध्यान से देखो, इसको और इसको देखा जाए तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। इन्हीं को बोला जाता है आपका आइसोमर्स है। और इसका नाम, और ये जो बनाया हमने क्या, ये है आपके आइसोमर्स ऑफ, ये आपके हैं आइसोमर्स ऑफ बुटेन, आइसोमर्स ऑफ बुटेन है। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बताओ कि पेंटेन और बोलो क्या है, पेंटेन और हेक्सेन के कितने कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। इनका प्यारा सा आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चलो क्या है, व्हाट इज मीथेन? तो अच्छा मीथेन क्या है, तो देखा है तो मीथेन ना चाहिए, मीथेन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि पहला मेंबर है। तो आप बोलोगे मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जो कि एक कार्बन कंटेन करता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। अब ये लिख सकते हो कि मीथेन इज अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, परफेक्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये C है तो आपके पास H है और
और H है, आपका H और आपका H है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4 है, तो 4 का नीचे आपका, तो आपके पास क्या, इसके पास 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 और आपका 4 है, और H के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 1 है। इस तरीके से H के 2 पूरे हो गए, यहाँ भी 2 पूरे हो गए, यहाँ भी 2 पूरे और यहाँ भी 2 है, और कार्बन सबसे लेके आपका 8 पूरे कर लेगा, और क्या बोलेगा, यारा तेरी यारी को मैंने तो इलेक्ट्रॉन माना, याद करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्यों याद करोगे, क्यों याद करोगे, सोचो, इसलिए याद करेंगे बिकॉज यहाँ पर शेयरिंग हुई है ना। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स formed in this compound, तो आप बोलोगे सर yeah the bond is formed due to the sharing of electrons, that's why it is a covalent bond, it's a covalent bond। चलेगा, यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कॉपी में ना अभी करना, कर सकते हो, चैलेंज है, आप ना बुटीन बनाना, ठीक है, और बुटीन पे मुझे बताना कितने आपके कितने कोवलेंट बॉन्ड है, काउंट करके, ठीक है, गिनती सबको आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सामने है, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। है बच्चे, कोवलेंट कंपाउंड्स का ठीक अपोजिट, मतलब क्या, जो आयोनिक कंपाउंड्स है ये बनते ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल। मतलब क्या, देखो ऐसे आपके पास NaCl है, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 11 2 8 1, ये 2 8 7 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा Cl के पास, इससे क्या होगा, Na भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा और Cl भी कर लेगा, दोनों दोस्त बन जाएंगे, और बनने वाला बॉन्ड कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। तो आप बोलोगे सच कंपाउंड्स, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, such compounds which are formed by the transfer of electrons from the metal to the non-metal is called dash ionic compound है। अब कह रहा है why do ionic compounds not conduct electricity in the solid state है। अब यहाँ दो पिक्चर आ रहे हैं, दो पिक्चर में एक तरफ क्या है सॉलिड स्टेट पे, मतलब जो आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट पे होता है कैसा दिखता है, और एक जब थोड़ा सा मॉल्टन है या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में, तो ये रहा सॉलिड स्टेट में। आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो पर्पल वाला है ये पॉजिटिव वाला है, मेटल है, और जो ये जो ग्रीन वाले हैं आपके नेगेटिव है, चलेगा। तो ऐसे में क्या फ्रीडम है, कुछ सोचो, क्या यहाँ पर चार्ज, मुझे पता कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या लेकिन उसे मूव करने की फ्रीडम है, ना जी ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नो फ्री आयंस आर पॉसिबल, है ना। तो आप बोलोगे इन आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट हैज नो फ्री आयंस which are responsible for the conduction electricity है, तो आयंस ही नहीं है इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब थोड़ा सा मॉल्टन दे दोगे, जब थोड़ा सा मॉल्टन या सेमी सॉलिड दे दोगे, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा मान लो कैसे इसे थोड़ा हीट कर दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, आपने इसका एक्वस सोल्यूशन ले लिया, तो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, और आपका अब ये जो है अब ये आराम से थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। तो आप बताओ ये कैसा है सर, ये कैसा आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या आपका आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर है, तो आप क्या बोलोगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि कौन सी स्टेट में, अगर सॉलिड में तो ना जी ना, लेकिन अगर इसे बोलते हैं मॉल्टन, मॉल्टन बोले तो क्या सेमी सॉलिड है, मॉल्टन हो या फिर एक्वस की फॉर्म पे हो, तो उस केस में वो कंडक्ट करते हैं। बोलो आया नहीं आया, यस सर आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है अपनी कॉपी में, MgCl2 में, MgCl2 में कैसे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा, जरूर बताना, ठीक है, लिखना और बताना कि सर आपको आ रहा नहीं आ रही है। अब नीचे आ जाओ, अ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम है। एक ग्लास प्रिज्म, दिख रहा है ग्लास प्रिज्म, आई थिंक यहाँ पर नहीं है, तो ग्लास प्रिज्म कुछ ऐसा है, यहाँ पर जब लाइट को भेजते हैं ऐसे, जिसको याद है ऐसे 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 बन जाता है, परफेक्ट है। तो कह रहा है कि एक ग्लास प्रिज्म जो है स्पेक्ट्रम करवाता है, लेकिन व्हेन व्हाइट लाइट को पास करवाया गया, व्हाइट लाइट को पास कराया गया किससे किससे किससे, आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ सेम ट्रांसपेरेंट, जिससे बना होगा, जिस ग्लास से, जिस ट्रांसपेरेंट ग्लास से ये बना था, उसी से बच्चे क्या है ये बनाया गया, लेकिन रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कोई स्पेक्ट्रम नहीं आता है, व्हाट इज द रीजन है। अब सुनो ठीक है, अगर बच्चे देखे, अगर आप मुझे बताओ इसका आंसर तो मिल जाएगा कि मान लो कि अगर प्रिज्म है, ठीक है, और प्रिज्म में एक और प्रिज्म जोड़ दूं, अब यहां से इंसिडेंट लाइट को भेजूं, तो क्या फिर से स्पेक्ट्रम देगा, ना जी ना। अब तो सर सिंगल लाइट ही बाहर आएगी, है ना, सिंगल व्हाइट गया था, व्हाइट ही आई। क्या सीखा, बहुत सिंपल है कि आपके पास जो ये प्रिज्म है, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्या वो पैरेलल टू ईच अदर है, ना जी ना। लेकिन जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वहां पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, चलेगा। तो देखो जब पैरेलल, देखो ये वाला अब ये वाला, अब बताओ ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गए, तो देखो आपका जो है इंसिडेंट और एमर्जेंट पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा, मतलब जहां पर पैरेलल फेस होंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट और आपका जो एमर्जेंट लाइट है वो कैसे होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन जब आपकी बात करेंगे प्रिज्म की, तो वहां पर
पैरेलल फेस नहीं है, इसीलिए आपका स्पेक्ट्रम दे देता है ना। तो चलिए देखो ये कहानी है, इन अ ग्लास प्रिज्म, इन अ ग्लास स्लैब, सो सॉरी, बोथ द रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर व्हाट पैरेलल है, दिख रहा है सबको, पी क्यू और एस आर, ऑल द एमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू द इंसिडेंट रेज है, हेंस देयर इज नाइदर डिस्पर्जन नॉर एनी डेविएशन है। तो मेन चीज क्या है कि पैरेलल फेस है, परफेक्ट आया नहीं आपका, तो इसका मतलब अगर दो प्रिज्म को तो जोड़ के एक पैरेलल फेस बना दिया जाएगा, तो उस केस में क्या कर जाएंगे, उस केस में आपका जो है वहां पर स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, वहां पर डिस्पर्जन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। आई होप आपको याद गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। बहुत ही सिंपल है, आपके पास फिगर है जहां पर एक सिलेंडर सा बना हुआ है, तो यहां पर इसकी जो लेंथ है उसे L मान रखा है, कैपिटल L है, और जो एरिया उसका A है। जी आपको याद है हम पढ़े जब चैप्टर नंबर 12 को, तो एक टॉपिक आया था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फिर से बोलना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स है। चार बातें कौन कौन सी, पहला है लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड बोलो क्या है, थर्ड आपका टेम्परेचर, चौथा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है। तो ऊपर के जो दो फैक्टर्स हैं लेंथ और एरिया, जब दोनों को जोड़ दोगे तो रिलेशन मिल जाएगा। कौन सा, देखो मुझे पता कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखोगे तो लेंथ को इंक्रीज करने पर आपका जो आर है वो इंक्रीज होता है, और जो आर है वो आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इनवर्सली है। जब मैं दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा एल अपॉन पे ए, और इसको हटा के हम लगाते हैं कांस्टेंट, जो बन जाएगा रो इनटू पर एल अपॉन पे ए, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रो क्या है, रो आपका है रेसिस्टिविटी, और एल क्या आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आपके पास ए बचे क्या, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। तो यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है, तो रो क्या बन जाएगा आपका आर इंटू पे ए अपॉन पे एल। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये बताओ कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी की SI यूनिट क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। परफेक्ट है, चलो क्या है ना, नीचे आंसर जरूर देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और इस तरीके से सेक्शन बी आपका यही खत्म हो जाता है। अब करते हैं सेक्शन जी, लेट्स गो टू सेक्शन नंबर सी। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन सी, जो कि 3 मार्क्स के हैं, बहुत ही इजी है, और ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्केट में आ चुकी है, हमने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी खत्म करेंगे। और चेहरा ठीक है करता साथ साथ करते जाते हैं। देखो है क्या, इन द फॉलोइंग क्रॉसेस, क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवाते समय कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव को बढ़वाया जाएगा डोमिनेंट ही बनता है, और साथ में जब आपके रिसेसिव को रिसेसिव से बढ़वाएंगे तो रिसेसिव ही बनेगा। ये सारी बातें जो हम चैप्टर 9 पे ग्रेट डिटेल पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपने एनसीईआरटी कर चुके हो, अगर नहीं किया बेटा, ये प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ही बोलूंगा कि आप जाके पहले एनसीईआरटी कर लेना, बिकॉज एनसीईआरटी नहीं किया और सिर्फ आप सैंपल पेपर कर रहे हो तो ये सफिशिएंट नहीं है। मैंने आप सैंपल पेपर तो हम सिर्फ कर रहे हैं रिवीजन के लिए, मेन चीज है आपकी एनसीईआरटी। बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ में पीवाईक्यूज, और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो सैंपल पेपर करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे डायरेक्टली मत कूदना, दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इन द फॉलोइंग, वन सेकंड, इन द फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी। जो प्रोजेनी बनेगा उसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले वाले में क्या देखो, आपको पहले वाले को ध्यान से देखो, अगर आप पहले वाले को ध्यान से देखोगे और आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो ये मतलब कौन सा केस है, ये केस है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। जब हम F2 जनरेशन ले रहे थे तो F2 के लिए हमने F1 जो प्रोजेनी थे उन्हीं का सेल्फिंग कराया था, तो उस केस में। और जब डाई हाइब्रिड कराया तो लास्ट में क्या बनता है, F2 में क्या बनता है सर, बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, एक वो क्या बनेगा, एक बनेगा आपका, इसका मतलब क्या, राउंड येलो है ना, एक बनेगा आपका राउंड येलो, देन बच्चे आपके पास क्या बनेगा, रिंकल्ड येलो, सारे ही बनते हैं, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो हो गया, रिंकल्ड येलो हो गया, देन बच्चे क्या बनता है आपका, राउंड ग्रीन चलेगा, राउंड ग्रीन, और लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट बनेगा आपका रिंकल्ड, यस रिंकल्ड ग्रीन इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपके ध्यान देना कि अगर बात करूं राउंड और रिंकल्ड कौन सा डोमिनेंट है, राउंड है, और येलो और आपका ग्रीन में कौन सा डोमिनेंट है, तो उस समय येलो है, परफेक्ट है। और ये किस रेशियो बनता है, कुछ याद आया, किसी को कुछ याद है ये कौन से रेशियो बनता है, जिसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, परफेक्ट है, हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन दोगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखना है कौन कौन से प्रोजेनी बनेंगे। सेकंड वाले केस में क्या है, कुछ ऐसे नहीं, अगर मानो रिसेसिव के रिसेसिव, रिसेसिव के खानदान को रिसेसिव हटा दिया है तो रिसेसिव ही बनेगा, रिसेसिव ही बनेगा। तो आंसर बच्चे क्या है, आप बोलो सर यहाँ पर सारे के सारे रिसेसिव बच्चे क्या, रिंकल्ड ना, तो रिंकल्ड येलो, सारे के सारे आपके रिंकल्ड येलो होंगे, परफेक्ट है, बोलो हाई ना, तो आंसर क्या, यस सर। नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आपसे सिंपल सा बताऊं, अगर आपको दिक्कत हो रही है सर आपको कैसे पता ये बनेगा, तो एक काम करो, ये जो सेम है वहां से सिर्फ एक को लेके आओ,
सेम सेम एक को उठा लो, सेम सेम एक को उठा लो, सेम सेम एक को उठा लो, अब दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा आर वाई। इसके अलावा देखो जब आपने सेम सेम उठाया, क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं? ना जी ना, यही बनेगा, यही बनेगा। यहां पर 4 पॉसिबल, यहां पर 4 और यहां 4, तो यहां 16 बन गए। लेकिन यहां पॉसिबल ही चैप्टर है ही नहीं, आपका सिर्फ यही पॉसिबल है। तो यहां पर सारे के सारे कैसे होंगे? आपके सारे के सारे कुछ ऐसे बनेंगे। सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत है, लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है। वो क्या होगा आपका आर क्या पहले आएगा, तो आर आएगा, फिर आपका आर, फिर वाई और वाई, ऐसे बनेगा। चलेगा बोलो हाई ना? तो बच्चे ये क्या है? ये राउंड येलो है, परफेक्ट है, बोलो हाई ना? तो ये राउंड येलो चलेगा, चलेगा सर, दौड़ेगा। तो पहले वाले में राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो चारों बनेंगे। सेकंड वाले में सिर्फ रिंकल येलो बनेगा, रिसेसिव वाला, और तीसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट वाले बनेंगे। ठीक है, आया सभी को? तो सेम देखो कार्य, देखो क्या है, अगर आपको ये नहीं आया तो क्या करो, आर आर वाई वाई है, ठीक है, और आपका आर आर वाई वाई है। तो यहाँ से जो पॉसिबल है, एक यहाँ से तो आर वाई बनेगा, और एक यहाँ से और एक यहाँ से तो आर बनेगा। क्रॉस करा दीजिए तो क्या बनेगा आपका आर वाई और आर वाई। दैट्स द परफेक्ट आंसर, यही बनेगा। ठीक है, चलेगा? बोलो आया नहीं है? आया नहीं है बेटा? आया जरूर। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, इसी के और में था। तो देखो और में ना इजी क्वेश्चन था, देखा जाए तो और भी इजी था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोनोहिब्रिड क्रॉस है? अगर ध्यान से इसको देखोगे, यहाँ पर एक कैरेक्टर, मतलब एक क्रॉस के टाइम पे आपने कितने कैरेक्टर लिए हैं? यहाँ पर आपने 2 कैरेक्टर एट अ टाइम लिए, परफेक्ट है, 2 कैरेक्टर एट अ टाइम लिए हैं। तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं डाइहिब्रिड क्रॉस है। इसी का जैसे क्या है, आप क्रॉस तो करवाओ लेकिन कैरेक्टर आप एक टाइम पे एक ही ले लो। तो क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स है ना, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स एंड टेकिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड अ मोनोहिब्रिड क्रॉस है। एग्जांपल दो, चलो चलो चलो, क्या है देखो। अच्छा हमने क्या किया, हमने लिया आपका जो कैरेक्टर, हमने जो कैरेक्टर यहाँ लिया, कि आपका कैरेक्टर आपका जो लिया है वो आपका है यस हाइट ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो हाइट ऑफ द स्टेम है। अब मुझे आप बताओ, अगर हाइट ऑफ द स्टेम है तो यहाँ पर बच्चा पार्टी, आप बताओ कि कितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं? सर एक तो होता है बोलो टॉल, और एक ऐसा आपका डॉफ होगा। टॉल आपका डॉफ है। टॉल कैसा होता है सर? टॉल तो आपका डोमिनेंट होता है। और डॉफ कैसा होता है माय डियर? डॉफ आपका होगा रिसेसिव। फिर से बोलो रिसेसिव। चलेगा चलेगा सर, दौड़ेगा, डोमिनेंट और आपका रिसेसिव। परफेक्ट है। चलो क्या, अब बच्चे अब ध्यान से देखो कि जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो मेंडल जी ने क्या पाया था? मेंडल ने ये पाया कि जो F1 जनरेशन आएगा, जो आपका F1 जनरेशन आएगा, उसमें सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे। परफेक्ट है, सारे के सारे आपके टॉल होंगे। क्यों? बिकॉज डोमिनेंट वाला ही अपने आप को F1 जनरेशन पे एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन जब F2 आएगा तो वहां पर आपका जो 3/4 है, आपका जो 3/4 है वो कैसा होगा? टॉल होगा। और जो 1/4 है वो कैसा होगा? आपका डॉफ होगा। चलेगा नहीं चलेगा सर? दौड़ेगा ना। और यहीं से रेशियो आया था 3:1, और जो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपने समझाया कि इसको मोनोहिब्रिड क्रॉस को, ये अच्छे मैंने समराइज किया हुआ, वैसे डिटेल में पढ़ना था हमें, तो ये हम पढ़ चुके हैं। बच्चे लोग देखो, मैं आपसे बार बोलूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं किया, करना, बिकॉज दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। बिकॉज सैंपल पेपर करते समय सिर्फ फोकस होता है उसका आंसर, तो बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप नहीं किए, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि जाके एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना बच्चा पार्टी। ठीक है, तो ये है, आगे बढ़ते हैं। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ, अगर जिस तरह जब मैंने टॉल और डॉफ को कराया तो F1 पे सारे कैसे थे? टॉल थे। लेकिन अगर मैं कराऊं कि मान लो कि मैं ये कैरेक्टर नहीं लेता, अगर मैं लेता शेप ऑफ द सीड है ना, शेप ऑफ द सीड है, तो 2 कैरेक्टर हो जाते हैं। कौन कौन से? एक राउंड और रिंकल्ड है। तो बताओ F1 पे सारे कैसे आते हैं? बड़े होशियार हो, आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, एक्सप्लेन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि हमारे ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर एक स्ट्रेटोस्फीयर वहां प्रेजेंट है। परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर आपके एटमॉस्फेयर के कहां प्रेजेंट है? तो यू विल आंसर स्ट्रेटोस्फीयर है। नेम द केमिकल व्हिच इज रिस्पांसिबल। अब है क्या ये जो ओजोन है, जो फिगर को देखो, यहां पर है क्या? ये आपके पास अर्थ है, इस अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट सा बना हुआ है। परफेक्ट है। इसी ब्लैंकेट को हम क्या बोलते हैं? इसी ब्लैंकेट को बोला जाता है आपका ओजोन लेयर है। क्या बोलते हैं? आपका ओजोन लेयर है। चलेगा सर, दौड़ेगा। अब ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? ये सन है। अब इस सन के पास बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, जो कि अब ये मत सोचना कि सन की सारी रेडिएशंस हार्मफुल, ना जी ना। सन की कुछ रेडिएशंस आपकी प्लांट्स लेती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कुछ आपके ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं। लेकिन सन की एक रेस कौन सी? यूवी रेस है। सन की जो रेस कौन सा? यूवी रेस है। ये आपके बहुत ही हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। तो आपका जो ये बेटा, ये जो है ना बाहर लेयर है, ये ओजोन लेयर है। यहाँ पर O3 है। यहाँ पर क्या आपका O3 है? बिकॉज ओजोन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 है। इसके बहुत सारे गैस का एक लेयर बना हुआ है, जो क्या करता है, जो कि ना सन की यूवी रेस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आने नहीं देता। जो खतरनाक होती है उसको
उसको रिफ्लेक्ट करके भेज देगा। तो है तो रिफ्लेक्ट करके भेज दिया, रिफ्लेक्ट करके भेज दिया। लेकिन आपको दिख रहा होगा एक ऐसा पार्ट है जहां से यूवी रेस की डायरेक्टली एंट्री हो रही है, और इसी पार्ट में जो जहां से एंट्री हुई है इसी को बोला जाता है आपका ओजोन होल है। ओजोन होल है। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमंस के बहुत सारी मशीन्स के यूज की वजह से, एसीज हो गया, आपका रेफ्रिजरेंट्स हो गया, तो यहाँ पर है क्या है, जो कूलिंग एजेंट होता है ना, वहां से गैस रिलीज होती है। कौन सी? आपका CFCS। फुल फॉर्म क्या है बोलो? क्लोरो, बी फास्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। से पढ़ा होगा बच्चों ने बहुत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये ऐसी गैस है, ये ऐसा गैस है जो क्या कर रहा है, इस ओजोन को कम करते जा रहा है, इसकी थिकनेस को, इस ओजोन लेयर की थिकनेस को कम करते जा रहा है, और इसी को बोला जाता है आपका डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ना। तो डिग्रेडेशन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ozone depletion, or you can say ozone hole है। and name the chemical which is responsible for this। तो आप बोलो CFCS है। और इसका harmful effect क्या है? तो इससे बोलेंगे it can cause skin cancer, it can also harm the plants है। तो बहुत सारे reasons है, और even it can cause eye disease known as cataract है। तो ये सब है, ठीक है। तो परफेक्ट है, क्या सीखा? और मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि ना एक गुड ओजोन है, इसके बारे में जरा सर्च करना गूगल पे और पढ़ना जरूर। एक गुड ओजोन होता है और एक बैड ओजोन है, क्या फर्क है गुड ओजोन और बैड ओजोन, क्यों बोला गया है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थोड़ा सा अच्छे रिसर्च, थोड़ा सा ना जब भी रिसर्च की बात करते हैं, जब भी नॉलेज के बेस पे बात करते हैं, तो हमेशा इसके लिए एक्टिव रहा करो कि हाँ यार सीखना है, ये चीज होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में ये चीज बहुत जरूरी है, और अगर ये आपने सीख लिया बेटा तो आपकी लाइफ बहुत आगे जाने वाली है। उम्मीद करूंगा बहुत ही आगे जाए, हमसे भी आप आगे जाओ, है ना। और क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने बायोलॉजी का है। व्हाई डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नेसेसरी इन ह्यूमन? क्यों जरूरी है क्या आपका डबल सर्कुलेशन है? ये ध्यान से देखो, ये कुछ एक ऐसा सर्कुलेशन है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टेक प्लेस करता है। आपको हल्का सा एक मोटा आइडिया देता हूं, तो है क्या बच्चे, यहाँ पर आपके पास ऊपर है लंग्स है, ये लंग्स है, और ये आपका हार्ट है, और ये बॉडी ऑर्गन्स है। परफेक्ट है। तो होता क्या है, कुछ एक पार्ट है, सबसे पहले लंग्स से ब्लड आता है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। कहां पर? लेफ्ट आर्ट्रियम पे, और वहां से नीचे जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट में, और कौन लेके जाएगा? आउट, है ना। इस तरीके से आपका जो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड, वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। परफेक्ट है। उसके बाद जब ये गया बॉडी ऑर्गन्स में, तो बॉडी ने क्या किया, बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स ने उस ऑक्सीजन का यूज किया, रेस्पिरेशन किया, सेलुलर रेस्पिरेशन, और वहां पर एनर्जी बनाया, और एनर्जी के बाद क्या बनाया? एज अ बाई प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला, और वो आपका जो है फिर डीऑक्सी बन गया, बिकॉज ब्लड रिच इन CO2 इज कॉल्ड डीऑक्सी, एंड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन ब्लड है। और करते 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 कहां पहुंच गया? राइट आर्ट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर यहां से लंग्स, और वो बाहर CO2 छोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से मोटे मोटे तौर पे आपका जो है सर्कुलेशन टेक्स करता है। आप मुझे बताओ, पहले लेफ्ट पार्ट में गया, फिर आपका फिर राइट पार्ट से गया। परफेक्ट है। इसका मतलब एक साइकिल पे हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों जरूरी है? ऐसा सेपरेशन है? अगर CO2 और O2 दोनों मिल गए, अब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे मैमल्स हैं, तो मैमल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमें बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जैसे गर्मी है, तो गर्मी के टाइम पे आप ज्यादा पियोगे। एग्जाम्पल देखोगे आप पानी पियोगे, इससे क्या होगा? बिकॉज बाहर गर्मी है और आपके अंदर क्या है? बाहर पीछे गर्मी, आपके अंदर से क्या आपकी गर्मी हो रही है, तो इसको बाहर की और अंदर को दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। चलेगा? सेम ठंड का टाइम है तो बाहर पीछे ठंडी है तो आप ज्यादा कपड़े पहनोगे ताकि दोनों मैच हो जाए। तो ये सब कहानी होती है। इसका मतलब क्या है? आपको अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ता है, और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो एनर्जी कब बनेगा? जब ऑक्सीजन आएगा, जब ब्लड लेके आएगा। तो इसका मतलब अगर CO2 और O2 दोनों मिल जाएंगे तो ऐसे में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। परफेक्ट है। ऑक्सीजन कम मिलेगा, अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो एनर्जी कम मिलेगा, तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है कि आपके एनर्जी की डिमांड ज्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सी को सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है डबल सर्कुलेशन पे। एंड दैट्स द स्मॉल एक्सप्लेनेशन है। लेट मी रब दिस बिकॉज इट इज ओवरलैपिंग इट। मुझे वन सही से रब किया जाए, इसे रब किया जाए। चलो क्या आपका परफेक्ट। चलो क्या लिखा देखो, डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट सेपरेट्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मेक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट है, इससे मेंटेन्स constant body temperature, increase pressure, blood flow and quick supply of oxygen is the main answer because इससे आपका एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके 30th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर बच्चे क्या है, ये जो H+ आयन है, इसकी अगर कंसंट्रेशन, अगर आपकी इसकी
कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीजेस है तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि सर आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज ना, आपका जो एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा है ना, एसिडिक प्रॉपर्टीज आपका बढ़ेगा। ग्रेटर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी एसिडिक प्रॉपर्टीज है, और अगर H प्लस कम होगा तो आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज भी कम हो जाएगा। और है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है तो वहां पर H प्लस ज्यादा होंगे, और वही मेरे पास अगर मेरा कोई सोल्यूशन है जहां पर OH माइनस ज्यादा है तो बेसिक है ना, तो वही पूछा आपका कि क्या फर्क है, तो H प्लस आयन का कहीं ना कहीं ये एसिडिक प्रॉपर्टीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ग्रेटर द H प्लस आयन ग्रेटर विल बी इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और क्या डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयन, तो आंसर क्या यस, कि बेसिक के पास भी यस होते हैं। लेकिन उस केस में क्या देखो, अगर बोलो एसिड है तो ठीक है, ऐसी बात नहीं कि एसिड है ना, तो एसिड्स के पास आपके H प्लस भी है और OH माइनस भी है। कोई पूछे कौन से ज्यादा है तो ये वाला, सेम वही कहानी है। बेस के पास जो है हमसे आपका H प्लस भी है और OH माइनस भी है, लेकिन बेस है तो OH माइनस ज्यादा होता है। परफेक्ट है, तो ये ज्यादा है इसीलिए एसिडिक प्रॉपर्टी, और आपका यहाँ पर OH माइनस ज्यादा है इसीलिए आपका ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। आई थिंक ये छोटे से एक्सप्लेनेशन आया होगा। इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक, ड्यू टू द लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एज कंपेयर टू आपका H प्लस आयन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है आपका, एक मेरे पास सोल्यूशन A है और एक B है, इसका pH है आपका 7, इसका pH 8 मान लो, और इसका pH है 14 है। कौन सा ज्यादा बेसिक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर। चलो चलो क्या आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। Atomic number of an element is considered to be more appropriate पैरामीटर देन इट्स एटॉमिक मास। आपने देखा होगा एक तरफ था आपके पास पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि अरेंज था किसके हिसाब से, वो आपका अरेंज था एटॉमिक मास के हिसाब से। एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जब बाद में उसी को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया तो सारी जो लिमिटेशंस थी वो भी ओवरकम हो गई, और बहुत सारे फायदे भी है। क्यों? देखो, अगर आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करोगे तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। एग्जांपल ऐसे मैं बोलूं सोडियम है तो सोडियम को एटॉमिक नंबर दिया गया कितना, 11 है। अब देखो क्या क्या फायदा है, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। अगर आपको Z पता लग गया, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता लग गया, तो आप क्या कर दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। मतलब ऐसे चलो एक काम करते हैं ना, Ne11 मतलब, बिकॉज यहाँ साफ से लिखा हुआ है कि आप Z को 13 लेके समझाओ। Z को 13 लेते हैं आपका, तो यहाँ पर 13 है, तो अच्छा और 13 है तो Na को हटाना पड़ेगा। आजा बेटा, हट जा, चल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर Al कर दो, चलो क्या है, तो क्या होगा देखो, 2 8 और 3 चलेगा, 2 8 3 है। ऐसे में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, प्लस में 10, तो 13 आ गया, चलेगा। और इसके कितने शेल्स लगे माय डियर, कितने शेल्स लगे आपके, 2 8 3 शेल्स है, तो पक्का इसका पीरियड नंबर कितना, 3 है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर पता लगा, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और आपने क्या निकाल दिया, उसका पोजीशन है ना, आपने क्या निकाल दिया बेटा, पोजीशन निकाल दिया, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता एटॉमिक मास केस में। सेकंड थिंग है, जैसे हमने देखा कि Al3 है, तो पूछो बेटा कि इसका जो ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो तुरंत निकाल दो कि आपका Al2O3 है ना, तो अब इसके ऑक्साइड के फॉर्मूला हो गया, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला सब निकाल सकते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर एक बहुत एक वेपन की तरह है जिससे पोजीशन निकली जा रही है, जहां केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिटरमिन कर सकते हो। देखो 3 है तो पक्का ये मेटल होगा, और बिकॉज डोनेट करने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आप एटॉमिक नंबर से इजीली आप निकाल सकते हो। दिस इज द रीजन व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल है, और इसी को नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। बढ़ते हैं आपके 32nd की तरफ। आउट ऑफ 3 मेटल्स, ध्यान दो ये अच्छा क्वेश्चन है, आउट ऑफ 3 मेटल्स आपके पास एक X है, एक Y है और एक Z है। परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पढ़ो, X इज लेस रिएक्टिव देन Y। X बच्चे जो है ये X जो है वो X जो है Y से कम रिएक्टिव है पक्का। तो X और Y में कौन रिएक्टिव हुआ, Y ना चाहिए, बिकॉज साफ सा मेंशन है कि आपका जो X है वो Y से कम रिएक्टिव है। और नीचे आ जाओ और आगे आ जाओ, Z इज मोर रिएक्टिव देन X एंड Y बोथ। Z जो है वो X और Y से ज्यादा है, Z जो है वो X और Y से ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा, Z होगा। परफेक्ट है। उसके बाद कौन सा, उसके बाद कम की बात करूं मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी अरेंज कर रहा हूं। कौन सा ऑर्डर बच्चे, मैं अरेंज कर रहा हूं आपका डिक्रीजिंग ना, सबसे ज्यादा Z हुआ, उससे कम कौन सा, X या Y होगा, और साफ साफ पता कि Y ज्यादा तो Y आएगा, फिर बेटा बोलो कि आपका X आएगा। ये आपका डिक्रीजिंग है, इसी को कर दो इंक्रीजिंग, इसी को कर दो बच्चे क्या इंक्रीजिंग, क्या करा जाएगा, इसे सबसे कम X है, देन आपका Y, फिर आपका Z। परफेक्ट है। आया आपका सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज X Y Z इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो एक काम करो, जैसे मेरे पास क्या है, मान लो बेटा आपके पास Fe प्लस में CuSO4 है, तो मुझे बताओ कि अगर प्रूफ करना है कि Fe जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव, तो क्या किया आपने, कॉपर का एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, आपने कॉपर का क्या ले लिया, सोल्यूशन ले लिया, और उसको किससे बढ़वा दिया, Fe से चेक करना है। अगर Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो पक्का Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है,
और अगर Fe कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि Fe इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, चलेगा, यस नो क्या है। तो हम क्या देखते हैं कि Fe ना कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो अगर Fe कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो डैम श्योर है Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, चलेगा, परफेक्ट है। अब बताओ मुझे, अगर मैं CuSO4 लूं और साथ में मेरे पास यहाँ पर मान लो Ag है, अब जो Ag है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप डिटरमिन कर सकते हो कि एक एलिमेंट उससे रिएक्टिव है कि नहीं। तो क्या करो, ये वही करना है, देखो आप ना, आप x का सोल्यूशन ले लो, आप y का सोल्यूशन, आप y का इसका सोल्यूशन ले लो, इसका भी सोल्यूशन ले लो और z का भी सोल्यूशन ले लो, चलेगा। अगर z के सोल्यूशन पे x और y से मिलवाओगे, है ना, अगर z के सोल्यूशन पे x और y से मिलवाओगे तो z बहुत रिएक्टिव है, तो क्या x और y डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, तो यहां से डैम श्योर प्रूफ हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक्टिविटी में ना z का सोल्यूशन लो और x और y को डिप कर दो, अगर डिस्प्लेस करेगा या कलर चेंज हो जाएगा सोल्यूशन का तो हो जाएगा, दैट्स इट है। सेम वही करना है। अगर मुझे ये चेक करना है कि x y में कौन ज्यादा, तो अगर मुझे देखो वैसे कौन है y ना, तो आप क्या करो, आप y आप एक काम करो, यस आप y लो और प्लस में x का सोल्यूशन ले लो, x का सोल्यूशन है तो मुझे पता कि y इज मोर एक्टिव है तो x को डिस्प्लेस करेगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, चेंज टेक्स प्लेस करेगा, दैट्स इट। कितना सिंपल था ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम दैट द पोजीशन ऑफ अ स्टार एज सीन बाय अस इज नॉट इट्स ट्रू पोजीशन है। अच्छा, जो हम चांद तारे देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जो जहां आप देख रहे हो ना वो उसकी रियल पोजीशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सर ठीक हो जाओगे, सर ठीक हो जाओगे, तब बताओ ठीक हो जाएंगे ना, ऐसे तो बोलोगे। अच्छा ऐसे ही होता है कि आपके जो देखो, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार मैं क्लास ले रहा हूँ और मैंने समझाया तो कह रहा था कि बच्चे क्या कह रहे हैं, सर आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो मेरा दिल टूट गया था लेकिन अच्छा लगा यार, अच्छा बोला बच्चों ने कि जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ देखो बेटा, मैं बोल ही कुछ ऐसा रहा था, ये बच्चे आपके पास ही एक्चुअल साइज से बोलेंगे रियल पोजीशन, क्या बोलेंगे, जबकि रियल पोजीशन है अब वहां से ना देखो, वहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो क्या कुछ बेंडिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज अभी मीडियम सेम है, लेकिन जैसे ही वो कहां एंटर किया, जैसे उसने अर्थ एंटर किया कहां पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर बेटा कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का है ना, मतलब क्या है थिकनेस बोले तो क्या आप बोलोगे सर यहाँ पर ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से जो लाइट है वो देखो बेंड 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 और बेंड हो जाएगी, बिकॉज आप नीचे आ रहे हो नीचे, तो नीचे आते हुए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो गया, और इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और मुझे बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि मानो जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि जो रेज ऑफ लाइट वो कहां से आ रही है, देखो ये पीछे खींचो, ये आपका यहां से आ रही है, इसी वजह से जो रियल पोजीशन है वो कहां चले गई, वो आपका एपरेंट पोजीशन पे चला गया, मतलब एक्चुअल स्टार वही है, एक्चुअल स्टार वही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर नीचे है उसको क्या लगेगा कि आपका स्टार यहाँ पर है, परफेक्ट है, इसका मतलब मैं सही था, है ना, तो यही बोलना है। तो आप ये क्यों हो पाया, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल है, थोड़ा सा ऊपर वो रेज हो गया ना, और ये जो एक्सप्लेनेशन है क्या है, देखो पढ़ो से पढ़ो पढ़ो सबसे पढ़ा जाए, बहुत ही प्यारी एक्सप्लेनेशन है। देखो, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ gradually changing refractive index since the atmosphere bends starlight towards the normal है ना, because आपका क्या जा रहा है, आपका जा रहा है रेयर से डेंसर, और देखो आपका कहाँ जा रहा है, देखो रेयर से कहाँ आपका डेंसर है, और जब भी रेयर से डेंसर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होता है, और द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन इज द राइट आंसर है। काफी अच्छा, यस नो क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बढ़ते हैं, ओके ओके ओके, नाउ जस्ट वी आर मूविंग ऑन टू द सेक्शन नंबर डी, परफेक्ट है, हम कर रहे हैं अब सेक्शन नंबर डी जो कि 5 मार्क्स के हैं, तो लेट्स गो टू द सेक्शन डी। यस, तो ये रहा सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, काफी इजी है और ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये देखो क्या है, अ ड्राई पैलेट, पीछे पैलेट क्या होता है, छोटे छोटे ना टुकड़े, ठीक ऐसे 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 बोलते हैं पैलेट है, ऑफ अ कॉमन बेस है, कॉमन बेस, अच्छा आपको हिंट दिया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत आते हैं तो हिंट लेते जाओ, कॉमन बेस है, ठीक है, व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब्स कर रहा है मॉइस्चर को, मतलब हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड टर्न्स टेकी है, अभी समझ नहीं है कौन, द कंपाउंड बी इज आल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस है, कनेक्ट करना, उसने बोला बेस है, चलेगा, और क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास क्या, देखो ये फिगर है, ठीक है, फिगर है क्या, हाँ इस यहाँ फिगर को थोड़ी देर के लिए स्किप करो, देखो आपके पास क्या है, ये ना NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को लिया जाता है कुछ एक ऐसे कंटेनर पे, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, और इसमें से आपने क्या लिया, एक एनोड लिया, एक कैथोड लिया,
तो इसका मतलब क्या यहाँ पर हर जगह क्या है, यहाँ पर हर जगह NaCl, ठीक है, NaCl है, परफेक्ट है। अब क्या होगा जब NaCl और साथ में वाटर है और यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया, और जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता क्या बनता आपका NaOH बनेगा, प्लस में आपका Cl2 बनता है, प्लस में आपका H2। ये दोनों गैस होते हैं, ये गैस है और ये भी गैस है, लेकिन जो ये बनेगा ये आपका एक्वस सोल्यूशन, परफेक्ट है। आप मुझे बताओ, आपको पता लग गया ना? बच्चे कहते हैं सर हम पहचाने कैसे? देखो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बने 3 बने, एक तो NaOH बना है, एक Cl2 और एक H2। आप मुझे बताओ, साफ सा लिखा कॉमन बेस है, तो आपको मिल गया रे, मिल गया। इसका आंसर मतलब सर पक्का जो बी है, ये पक्का जो बी है बेटा बोल के आपका NaOH है, परफेक्ट है। और देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई बी, ठीक है, काम चल गया। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन बी को ट्रीट किया जाएगा एक एसिडिक ऑक्साइड से, मतलब आपके पास बी का NaOH है, जब इस NaOH को किससे बढ़वा दिया आपका SO2 से, चलेगा? आप मुझे बताओ, ये बेसिक है, ये बेस है आपका, और ये SO2 क्या है? S सल्फर है, सल्फर तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बच्चा बड़ी? एसिडिक होते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा बच्चे आपका बेस ना, बेस किससे कंबाइन कर रहा है? आपका एसिड से, और जब बेस एसिड से कंबाइन करे क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा। तो सॉल्ट कैसा बनेगा? इसका मतलब क्या हुआ सर? या न्यूट्रलाइज हो गया ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और बनेगा क्या बेटा? बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बनेगा बच्चे क्या? Na2SO3 जो कि एक सॉल्ट है, प्लस में आपका वाटर। दैट्स द परफेक्ट आंसर। नाम क्या है इसका? नाम है सोडियम सल्फाइड, परफेक्ट है। यस नो क्या? आ गया। और इसी के बी पार्ट में पूछा गया है ना, बी से क्या कह रहा है आपसे? राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ CO2 गैस ऑन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2 है। कह रहा जब इसमें CO2 गैस को पास कराएंगे तो क्या बन जाता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में आपका Cl2 बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये क्या? ब्लीचिंग पाउडर प्लस में CO2 क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बच्चा पार्टी जो कि आपका क्या है? एक व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, जो कि आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। परफेक्ट आंसर है आपका, चलो क्या है, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 35 जो कि बायोलॉजी का है। What are sexually transmitted diseases? फुल फॉर्म पूछी जाती है एसटीडी की। तो एक ऐसी डिजीज, एक ग्रुप ऑफ डिजीज जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन ट्रांसफर होगा, इसी को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। परफेक्ट है। आपका डेफिनेशन देखा जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर इन्फेक्शंस दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना। अब बच्चे ये क्या है? ये आपके वायरस से हो सकती है, ये आपके बैक्टीरिया से हो सकती है। तो आपसे क्या बोला है? लिस्ट टू बैक्टीरियल एंड टू वायरल है। अब इसकी ट्रिक मैंने आपको करवाई थी। जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इसमें आंसर लिख रहा हूँ और मैं एक अलग से वीडियो में उस ट्रिक को जरूर लेके आऊँ। काफी अच्छी ट्रिक है, लेकिन वहां पर जो वरिंद्र सहवाग जी को थोड़ा सा मैंने बताया गया है। जैसे आपके पास क्या है, तो आपकी जो बैक्टीरियल है बेटा, बैक्टीरियल का जो आंसर है, आई थिंक आपको पता भी होगा शायद ना, किस को पता जाना जरूरी है। तो ये गॉनरिया आपका ये गॉनरिया है, और साथ में क्या है? गॉनरिया और आपका सिफिलिस है। ये आपके जो है ये भी सेक्सुअली है, लेकिन आपको बैक्टीरियल से होती है, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया है। और आपके पास क्या वायरल है आपका, तो वायरल में क्या हो जाएगा जनता? ये हो जाएगा, एक तो HIV बहुत ही कॉमन है, HIV एड्स है, और साथ में क्या आपके पास बोलो आपका हाँ यस व्हाट्स, दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर ही था। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म ना, प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, है ना। कुछ ना कुछ मिलते जुलते होंगे, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आज सेक्शन में बहुत ज्यादा और सेक्सुअल में कुछ ना कुछ मिलते जुलते होते ही हैं। परफेक्ट है। यस नो क्या? चलो क्या है, तो काम खत्म। और इसके दो टाइप्स कौन से थे? काम करते हैं, डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं ना, वैसे नहीं बोला है, करते हैं। एक तरफ है सेक्सुअल, एक तरफ सेक्सुअल है। सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व है, और आपका गैमेट्स आर फाउंड है। और असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व और गैमेट्स आर नॉट फाउंड, माय डियर। चलेगा? यस नो क्या? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएशन किस केस में ज्यादा होगा? और डैम श्योर है सेक्सुअल में। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आंसर जरूर दिया करो यार, जिम्मेदारी देखो, इतना हम बनता है यार, इतना दिया करो, ठीक है। आप करते हैं, इसी के और में था सिंपल डिफाइन करते हैं। डिफाइन पॉलिनेशन है, तो एक ऐसा इवेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले टेक्स प्लेस करता है, क्योंकि ये गैमेट्स को मिलाने का काम करता है। ध्यान देना, मैं फ्यूजन की बात नहीं कर रहा, गैमेट्स को मिलाने का काम करता है। जो आपका एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है जो कि मेल गैमेट कंटेन करते हैं। सेम वैसे कार्पल का ओवरी के अंदर ओव्यूल है जो कि फीमेल गैमेट को कंटेन करते हैं। तो ऐसे में दोनों का मिलना जरूरी है, और मिलन अभी आधा अधूरा है। तो इस आधे अधूरेपन को दूर कौन करेगा? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दैट इज मेल गैमेट, फ्रॉम
फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। में से क्या बोलता हूँ, पालकी में होके ससुराल चली रे, मैं तो अपने ओबरी के पास चली रे, कोई रोक सको तो रोक लो यहाँ जो, ठीक है। और इसके दो मोड्स कौन से बेटा, तो डिफाइन ये देखो, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grains फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द फीमेल स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। और कौन से इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जी बहुत बार पीवाईक्यू डिस्कशन किया है, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक चीज है वर्सेस आपका क्रॉस पॉलिनेशन। परफेक्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन है। मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं, देखो है क्या, मान लो कि आपके पास ये प्लांट है, प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पर है और एक फ्लावर यहाँ पर है, और मैंने ऐसे मान लिया कि ये कैसा फ्लावर है, आपका ये बाइसेक्सुअल है। अगर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पर मेल पार्टनर भी है और आपका फीमेल भी है। तो अगर यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन गया, ठीक है, चलेगा, या फिर यहाँ चाहिए, या फिर यहाँ से सेम प्लांट है और यहाँ से यहाँ पर गया, तो ऐसे केस में से बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन है। परफेक्ट है। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, प्लांट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये एप्पल तो ये भी एप्पल है, और यहाँ का ट्रांसफर यहाँ जाएगा, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। चलेगा। आप बताओ सेल्फ और क्रॉस, तो सेल्फ डैम श्योर है ये बाइसेक्सुअल में पॉसिबल है, सेल्फ वाला बाइसेक्सुअल में भी पॉसिबल है, और आपका यूनिसेक्सुअल में भी पॉसिबल है। और क्रॉस तो आपका सिर्फ अगर से और क्या जो क्रॉस है, तो क्रॉस आपका यूनिसेक्सुअल पे होता जाता है, क्रॉस आपका यूनिसेक्सुअल पे ही होता है। परफेक्ट है, चलेगा। वेरिएशन किस में ज्यादा, सोचो वेरिएशन किस में ज्यादा, बाहर से कौन आया, क्रॉस वाले पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू द वेरिएशन है। और वेरिएशन का एडवांटेज क्या बताना जरूरी है, ठीक है। जो और कह रहा है कि बताओ लिस्ट टू एजेंट्स हैं, तो एक हो गया आपका हाँ हनी भी करते हैं, सबका हनी भी हो गया, इंसेक्ट हो गया है ना, हनी भी हो गया, साथ में आपका वाटर भी हो सकता है जो वाटर में रहते हैं, और साथ में आपका एयर भी हो सकता है या विंड हो सकता है ना, चलेगा। हाउ डज सुइटेबल पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन है, ऑब्वियसली बात है, पॉलिनेशन से क्या हो गया, पॉलिनेशन से दोनों गैमेट्स ना आपस में आ गए ना, मिले तो नहीं है, पॉलिनेशन से आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आ चुके हैं आसपास ना, अब क्या वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे। तो सोचो अगर पॉलिनेशन हो गया तो इसका मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। परफेक्ट है, ये नहीं बोलूंगा होगा ही होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। और आपसे एक और क्वेश्चन बताओ, पॉलिनेशन पहले कि फर्टिलाइजेशन पहले, डैम श्योर है यार पहले पॉलिनेशन, फिर क्या होगा फर्टिलाइजेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये दो पार्ट्स हैं, राइट मींस और पे है, मैं दोनों कराऊंगा, लेकिन करने आपको एग्जाम पे एक है, ठीक है। बताइए मैं एक बात सोच रहा था, आप एग्जाम में जाओगे ना, क्या करना, आप ना टीचर जब एग्जाम हो जाएगा ना, मान लो आपका आधे घंटे पहले हो गया, तो टीचर से एक एक्स्ट्रा सीट मांगना और बोलना कि मैम या सर जो भी होंगे, मुझे एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए। टीचर बोलेगा कहाँ है, तो बोलना कि मैं यार जो और के जो क्वेश्चन है ना वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए टीचर बैठा हुआ सामने, वो क्या होगा उसका रिएक्शन क्या, वो नोट डाउन करना, और उस नोट डाउन करके लेके आना, बताना जरूरी है कमेंट सेक्शन पे। सर ये कौन सा मजाक किया आपने। चलो यहाँ पर आज क्या क्या देखो, 3 रेसिस्टर्स हैं, 3 ओम के, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, डैम श्योर है। ये वाला और ये वाला कौन सा कनेक्शन सीरीज है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कितना होगा आपका 6 ओम है, और ये वाला 6 ओम और ये 3 ओम कैसे हैं, पैरेलल पे हैं। तो इस केस में क्या लगाओगे 6, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप वैसे करना 1/6 और प्लस 1/3 है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 6 × 3 और आपका 6 + 3, ठीक है। पहले मैंने सीरीज में लगाया तो वहां से इक्विवेलेंट क्या आया 6 ओम है। अब ये वाला 6 ओम और ये 3 पैरेलल पे है, तो 6 × 3 6 + 3 कितना आएगा 18/9 है। आई थिंक पता हो जाएगा ना, ये आपका 2 ओम आ जाएगा, कितना का 2 ओम आ गया, चलेगा। तो इस सर्किट का जो R इक्विवेलेंट कितना 2 ओम आ गया, और इस सर्किट का V कितना 3 वोल्ट है। तो बताओ I कितना होगा सर, I क्या होता है आपका, I होता है V/R इक्विवेलेंट, तो V कितना जनता V आपका 3 है, और R कितना बच्चे 2 है। हाँ कुछ गलती नहीं, कुछ गलती क्या है, पक्का कुछ गलती क्या, नहीं ठीक है, ठीक है, आ जाओ आपके 1.5 एम्पियर इज द परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ बैटरी से कितना करंट आएगा बच्चे, 1.5 है, यही पूछा था आई थिंक ना। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी हो गया। अब बी से बी क्या है, बी आपसे कह रहा है 2 वायर हैं, मान लो क्या सपोज एक वायर ए मान लो, एक बी है, दोनों का लेंथ सेम, मतलब यहाँ पर लेंथ एल है तो यहाँ पर लेंथ एल है, और एक है कॉपर का और एक है मैग्नीन का, ये एलॉय होता है आपका, ये मैग्नीन है, MANGANIN मैग्नीट का है, और ये एलॉय है। परफेक्ट सबका एलॉय है, हैव द सेम थिकनेस, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम, तो यहाँ पर लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। अब ध्यान दो, एक तरफ एलॉय है, एक तरफ कंडक्टर है, और मुझे पता है कि एलॉयज की रेसिस्टिविटी ना आपके जो एलिमेंट है उससे ज्यादा होती है। परफेक्ट है, और कॉपर तो गुड कंडक्टर है, इसका मतलब कॉपर की जो रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम ना, और जो मैग्नीन है बच्चे उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो कह रहा है कि विच वन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, खुद सोचो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है तो किसका इस्तेमाल करोगे, इसकी रेसिस्टिविटी कम, ताकि जो लॉस है कम हो जाए। तो आप बोलोगे सर कॉपर, और रीजन क्या, बिकॉज कॉपर का रेसिस्टिविटी कैसा कम, तो इट हैज लो रेसिस्टिविटी, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। और पढ़ा भी हुआ कि एलॉयज की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मेटल्स। आगे बढ़ा जाए, बोलो आए ना, यस सर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन माय डियर, फाइंड द हाईएस्ट एंड द
lowest value of resistance that can be obtained by the combination of 4 resistors of 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम में किया जाए। आपको क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए आपका हाईएस्ट, ध्यान दो, आपको चाहिए हाईएस्ट और साथ में आपका लोएस्ट है। जब हाईएस्ट चाहिए होगा तो आप क्या करोगे? उन सबको लगा दो यहाँ हाईएस्ट के लिए, तो हाईएस्ट के लिए आप लगा दो सभी को सीरीज में। तो कैसे? आपका 4 ओम प्लस में आपका 8 ओम प्लस में आपका 12 ओम प्लस में आपका 24 ओम किया जाए। परफेक्ट है। तो 8 4 12, 12 12 24 और 24 और 24 आपका 48 ओम हो जाएगा। बोलो हाँ ना? परफेक्ट है। और मुझे अगर आर आपका लोएस्ट चाहिए बेटा, तो लोएस्ट के लिए क्या करो? सभी को पैरेलल कनेक्शन पे। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पे आर लोएस्ट इक्वल टू 1 अपॉन पे 4 प्लस में 1 अपॉन पे 8 प्लस में 1 अपॉन पे 12 प्लस में 1 अपॉन पे 24 है। एलसीएम कितना को निकालना? आप बहुत होशियार, मैंने सुना मैथ्स में, बताना मत, मैंने ऐसे बोला, ठीक है? तो जब का हो जाएगा 24 ना, तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, चलेगा। और ये आपका 6 प्लस में 3 प्लस में आपका 2 प्लस में आपका 1 है, 6 3 9 11 12, तो ये आ जाएगा 12/24। इसको उल्टा कर दो, बिकॉज उल्टा करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चे? ये आपका आ गया, यस, 2 ओम आ गया। परफेक्ट है, आ गया छक्का। इसका मतलब कि देखो हाईएस्ट में 48 ओम होगा और जो लोएस्ट है वहां पर 2 ओम हो जाएगा। अब बी पार्ट क्या है? स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? मान लो आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में ये क्या है? ये मान लो कि रेसिस्टर है, ये भी रेसिस्टेंस है, फिर आपका यहाँ सिंपल सा चेक है। तो यहाँ पर क्या, और एक आपके पास सोर्स है, प्लस माइनस है, प्लस सेट, और एक ऐसा सेट जहां पर आपके पास सिर्फ रेसिस्टर्स है और एक सोर्स है, इसे बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। फिर से बोलना, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। तो ओम्स, ये जो जूल्स ने क्या बोला? जूल्स ने बोला कि किसी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जितना आप यहाँ से बाहर से करंट दोगे, वो सारा का सारा करंट डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर से बोलो, जितना भी आप सारा का सारा करंट यहाँ दोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो सारा का सारा डिसिपेट होगा हीट की फॉर्म पे। और जो हीट बनेगा वो प्रोपोर्शन होगा आई स्क्वायर के, वो प्रोपोर्शन होगा आपका रेसिस्टेंस के, है ना, और वो होगा आपका टाइम, जितने टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को जोड़ दोगे, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीटिंग प्रोड्यूस या हीटिंग डिसिपेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच करंट फ्लोज है। और सबको जोड़ोगे क्या बन जाएगा? आपका H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू पे आर इंटू पे टी, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, माय डियर। यस नो क्या है? इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। और फाइंड द एक्सप्रेशन, वो भी हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया? क्यों एनर्जी बढ़ रही है मेरी? बढ़नी चाहिए, बिकॉज आपका सैंपल पेपर 6 कंप्लीट होगा। मैंने आपका 5 का वादा किया था, लेकिन ये सैंपल पेपर आपके सीबीएसई की तरफ से जो edu.dl.nic.in है, वो ऑफिशियल वेबसाइट है किस चीज की? डायरेक्टेड एजुकेशन की, वहां से आया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बसता है एक सैंपल पेपर, वो वैसे मैं नहीं कराऊंगा, काफी इजी है। वो उसकी जो लिंक है मैं इसी के नीचे ऐड कर दूंगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करना, खुद सॉल्व करना। अगर डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो बताना, फिर अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मैं अपने एग्जाम्पलर सीरीज और फिर कुछ स्पेशल वीडियोस हैं उन पे कंटिन्यू करूंगा। तो आप जरूर बताना। अब देखो, एक फैमिली की तरह यार, आपको नहीं आ रहा मुझे बोलो कि सर ये नहीं आ रहा, लेकिन छुपाना नहीं है, छुपाना भी नहीं है रे, तुमको जल्दी जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट करके आगे बढ़ना है रे, है ना? जिसनो क्या, तो ऐसे कंप्लीट करना है। और बच्चा लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन इस लेक्चर के दौरान पूछे जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बार बार यही बोलूंगा, दी एंड तो हो चुका है, बार बार ये बोलूंगा कि प्लीज अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर देना। कि देखो फीडबैक देना, देखो फैमिली को हमें इंप्रूव करना है और मिलकर इंप्रूव करेंगे। तो अगर अच्छा लगा यार, कुछ वैल्यूएबल था, कि बहुत कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कर देना। अगर नहीं यार कुछ तो कमी थी तो पक्का डिसलाइक करना, ताकि मैं और इंप्रूव करूं। लेकिन एक कंडीशन है, डिसलाइक करने वालों आप जरूर बताना कि क्या, किस रीजन से आप डिसलाइक किया है। एंड बाकी इससे हम और इंप्रूव करेंगे। और जाने से पड़ेगा, फिर से बोलेंगे, साइंस तो अपनी है यार, फिर से बोलो, साइंस तो अपनी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर डूइंग हियर। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।